हेलो 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 एंड वेलकम बैक सभी फ्यूचर डॉक्टर्स को मेरा नमस्कार। आइए एक बार फिर शुरुआत करें एक और धमाकेदार सेशन की। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन डिस्कस करने के पहले हम चर्चा करेंगे वेक्टर्स की। जिस तरह से हम लोग पढ़ते आए हैं बिल्कुल उसी तरह से पढ़ेंगे। आज के सेशन का एजेंडा है ये: मोशन इन अ प्लेन, वेक्टर, प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक बार मैं आपको याद दिला दूं जो बात मैं हमेशा कहता रहता हूं कि इस सीरीज के जरिए हमारा क्या एजेंडा है। हमारा एक बहुत ही छोटा सा टारगेट है फिजिक्स में, और वो है इतना, वो है इतना। अब कई लोग कहेंगे कि सर आप बार बार क्यों आके लिख देते हो ये बात। वो इसलिए ताकि आपके सबकॉन्शियस में ये बिठा दूं कि ये टारगेट अचीव होने वाला है। मैं एक सिर्फ 10 सेकंड का टाइम लेना चाहूंगा सेशन शुरू करने के पहले। आप लोग ऑनेस्टली बताइए कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कह सकते हैं आज कि हाँ वो नीट में 700 नंबर लाने वाले हैं या फिजिक्स में 170 प्लस लाने वाले हैं। किसी के अंदर से आवाज नहीं निकलेगी। क्यों? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस में स्टोर्ड है कि अरे वो तो किसी और के आते होंगे, अरे वो तो कोई और बच्चे हैं, अरे वो तो कोई अलग ही स्टूडेंट है जिनके इतने मार्क्स आते हैं। नहीं, आज समय है और ये अंतिम मौका है। आज जो बच्चा 500 पे खड़ा है वो यहां से आगे 650 700 की तरफ भी बढ़ सकता है और पीछे 350 400 की तरफ भी जा सकता है। ये वो टर्निंग पॉइंट है जहां से आप किसी भी डायरेक्शन में आपके गेम को लेके जा सकते हो, और मैं खड़ा हूं आपके लिए यहां पे। तो मैं ये चाहता हूं कि आप इस तरफ जाओ जहां पे 650 700 नंबर आपके आए। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत। और इसके लिए करना क्या है, आपको कुछ भी नहीं, सिर्फ जो पढ़ा रहे हैं, जो सीरीज चालू की है उसको फॉलो करना है शिद्दत से। और एक रिक्वेस्ट है बेटा, प्लीज जब मैं क्वेश्चंस करवाऊं और जब सेशन खत्म हो तो अपने मार्क्स ऐड अप करके कमेंट में बताओ प्लीज। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि मैं हर कमेंट को देखता हूं। सिर्फ गिनती के लोग होते हैं जो बताते हैं कि सर सेशन में इतने नंबर आ रहे हैं, इतने सही इतने गलत। प्लीज करो इस एक्टिविटी को, इस एक्टिविटी को बेटा प्लीज। अगर आप थोड़ा भी रिस्पेक्ट करते हो मुझको तो ये एक्टिविटी सीरियसली फॉलो करो, आप ही के भले के लिए। ठीक है, चलिए वेक्टर की शुरुआत कर रहे हैं। पहले सवाल पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे और फिर सवाल सॉल्व करेंगे। पहले सवाल पढ़ेंगे। नीट और एआईपीएमटी में कई दफा इन तरह के कॉन्सेप्ट्स पे सवाल आ चुके हैं। क्या कह रहा है ये? इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस। आपको निकालना उनके बीच का एंगल। बड़ी अच्छी बात है। अब समझ लेते हैं कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या इन्वॉल्व है। एक बहुत प्यारा कंपैरिजन मैं आपको बता रहा हूं बेटा, थोड़ा सा ध्यान से देखना। यदि मैं लिखता हूं, यदि मैं ब्लंटली लिख देता हूं a प्लस बी, a प्लस बी, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि a कोई क्वांटिटी है, b कोई क्वांटिटी, आप उनको ऐड कर रहे हो। a 10 हो सकता है, b 15 हो सकता है, आंसर हमेशा 25 ही आएगा। लेकिन अगर मैंने लगा दिया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो अब खेल चेंज हो गया। अब 2 दूनी 4 नहीं होगा, अब 2 प्लस 2 0 भी हो सकता है, 2 प्लस 2 -4 भी हो सकता है, 2 प्लस 2 3 भी हो सकता है। मास्टर क्या बातें कर रहे हो? मैं ये बातें कर रहा हूं कि अब आपको डायरेक्शन की चर्चा भी करनी पड़ेगी। और यदि आपके पास 2 वेक्टर्स हैं, यदि आपके पास 2 वेक्टर्स हैं जिनके बीच का एंगल थीटा है, तो इनका रिजल्टेंट आप पता है क्या लिखेंगे? द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी को आप क्या लिखेंगे? आप इसको लिखेंगे √a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी, जिसको हमने लिख दिया थीटा। बड़ी ही अच्छी बात है, मजा आया। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूं कि बेटा 2 वेक्टर्स का डिफरेंस क्या होता है? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या होता है? सर हमने तो ए माइनस बी पढ़ा ही नहीं। आपने तो हमको साल भर क्या पढ़ाया? आपने तो हमको साल भर ये कहा कि ए माइनस बी को रीड करो एज ए प्लस माइनस बी। बिल्कुल बेटा, मैंने यही कहा आपको। तो सर इससे आपने बस ये हमको बताया कि बी को माइनस बी से रिप्लेस कर दो और जो रिजल्टेंट है उसका फॉर्मूला लिख दो। लास्ट लेक्चर में भी ये बात आपने बताई थी। जिन भी लोगों ने लास्ट सीरीज लास्ट लेक्चर ध्यान से देखा है मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, उसमें भी आपने इस बात का जिक्र किया था कि अंतर सिर्फ इतना आता है, लेकिन इससे फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या डेवलप होता है वो भी समझिए।
ए माइनस बी को आप रीड कर रहे हैं एज ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर। अब अगर ये बी वेक्टर है, सुनना जरा ध्यान से, सुनना जरा ध्यान से, या तो मैं इसको ए और इसको बी ले लेता हूं, थोड़ा सा आसान रहेगा। मैं इसको ए और इसको बी ले लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यदि हम बात कर रहे हैं ए प्लस माइनस बी की, तो इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं कुछ ऐसे। ये मान लीजिए बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, ठीक है। ये आपने बना दिया बेटा बी वेक्टर और ये आपने बना दिया ए वेक्टर। तो मुझको बताइए माइनस बी वेक्टर कौन सा बन गया, मुझको बताइए माइनस बी वेक्टर कौन सा बन गया। ये बन गया माइनस बी वेक्टर, ये बन गया माइनस बी वेक्टर, ये बन गया माइनस बी वेक्टर। ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो जब आप ए माइनस बी लिखते हैं तो आप किन दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट की बात करते हैं, आप इन दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट की बात करते हैं, ए और माइनस बी की, ठीक है। और एक्सप्रेशन आपके सामने है। अब ये पूरी जानकारी, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपके पास है, तो किसी भी तरह का सवाल एग्जामिनर बना दे आपसे बनेगा। अब जो सवाल आपसे पूछा गया है 2 दफा, वो तो बड़ा ही आसान सवाल है। अब ये तो बहुत ही बच्चा सवाल है, ये तो आप ऐसे कर लेंगे। देखिए इसको तो बिल्कुल आप क्या करोगे कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। फिर आप लिख दोगे कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो वो होता है रूट ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। बहुत बढ़िया। अब ये बराबर हो जाएगा किसके, रूट ओवर लिखना पड़ेगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। स्क्वायरिंग कर दीजिए दोनों तरफ, सॉल्व कर लीजिए, क्या मिलेगा आपको, स्क्वायरिंग कर दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, ये गया ये गया ये गया ये गया। 4ab कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 डिग्री। क्लियर है इतनी बात। चलिए बातें बढ़ा देते हैं आगे, लेट्स टेक द डिस्कशन फर्दर। अगला सवाल आपके सामने है, ये रीड कीजिए सवाल को, आनंद लीजिए सवाल का। मैं बोलता हूं कि सीरीज में आनंद आना चाहिए, रिजल्ट तो झक मार के आएगा। अगर आपको आनंद आ रहा है तो रिजल्ट तो आएगा ही, क्योंकि किसी भी चीज को हम ज्यादा देर तक तब कर पाते हैं जब उसमें हमको आनंद आता है। अब सवाल पढ़ो जरा, क्या बोलता है ये सवाल, कहता है कि इफ वेक्टर्स ए एंड बी आर functions of time, then the value of time, the value of t at which they are orthogonal, orthogonal यानी orthogonal मतलब perpendicular। अब आपको पता है कि वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, आपको बखूबी पता है डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला। तो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, जिसको हम लोग स्केलार प्रोडक्ट भी कहते हैं, स्केलार प्रोडक्ट भी कहते हैं, वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि यदि आपके पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, तो ए डॉट बी की जो वैल्यू होती है वो होती है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो ये कॉस ऑफ थीटा क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ थीटा बन जाएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ए मॉड बी। यहां से आप एंगल पता कर सकते हैं। चलिए ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। इसी बात को मैं किसी दूसरी तरह से भी तो इंटरप्रेट कर सकता हूं। इस बात को मैं ऐसे भी तो इंटरप्रेट कर सकता हूं कि यदि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर, यदि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर, इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर, तो क्या होगा, तो कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम बन जाएगा 0। कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम बन जाएगा 0। क्यों, क्योंकि जो थीटा होगा वो होगा 90 डिग्री। तो सीधी सी बात है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आने वाली है मेरे भाई, उसकी वैल्यू 0 आने वाली है। ए डॉट बी की वैल्यू 0 आने वाली है। ठीक है, सरल सी बात है। अब इस पे देख लेते हैं वो सरल सा सवाल जो पूछा गया था। कहता है कि दो वेक्टर्स हैं, अच्छी बात है, ए और बी
किस समय पे, दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो ए डॉट बी को कर दीजिए 0, ए डॉट बी को कर दीजिए 0। ए को मैंने लिख दिया कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस ओमेगा टी बाई 2 आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी बाई 2 जे कैप। आइए जरा करें मल्टीप्लाई, कैसे करते हैं, आई कैप का टर्म बनेगा 1, जे कैप की टर्म बनेगी 1, आई कैप जे कैप की टर्म बनेगी 0, जे कैप आई कैप की टर्म बनेगी 0। तो एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, एक्सप्रेशन आ रहा है कुछ ऐसा, कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी बाई 2, कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी बाई 2 प्लस साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी बाई 2। ठीक है, तो ये क्या बन गया, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। किसका फॉर्मूला होता है ये, कॉस ऑफ ए माइनस बी का। तो एक्सप्रेशन आपने लिख दिया, ये टर्म होनी चाहिए 0, तो आपने लिख दिया कॉस ऑफ ए माइनस बी बराबर, कॉस ए माइनस बी बन गई है पूरी टर्म, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। चाहो तो लिख लो कॉस ए माइनस, कई बच्चों को फॉर्मूले में दिक्कत होती है तो मैं लिख देता हूं, जबकि मैं ट्रिग्नोमेट्री में पहले ही दिन पढ़ा चुका हूं ये सारी चीजें, फिर भी बता देता हूं। भोले बच्चे, प्यारे बच्चे हमारे घबरा जाते हैं कई बार ट्रिग्नोमेट्री देख के। कॉस ए कॉस बी माइनस, सॉरी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, हाँ तो क्या बन जाएगा ये, कॉस ए माइनस बी, इसकी वैल्यू आ रही है 0, मतलब अंदर की टर्म कितनी होनी चाहिए, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई 2 90 डिग्री होना चाहिए। ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई 2 करोगे तो ओमेगा टी बाई 2 ही बचेगा, तो ये पाई बाई 2 आ गया, तो 2 से 2 निपट गया, तो टी आ गया पाई बाय ओमेगा, टी आ गया पाई बाय ओमेगा। ये आ गया आपके सामने सही जवाब। नोट कर लो बेटा, साइड हट रहा हूं तेज रफ्तार में, नोट कर लो जल्दी से, पानी पी लेता हूं एक घूंट, कर लीजिए नोट जल्दी। चलो बेटा, कॉफी भी आ गई है। तुम लोग पीते हो कॉफी वॉफी, ब्लैक कॉफी पी लिया करो, नींद नहीं आती है उससे। चलो अगले सवाल पे आते हैं। बढ़िया कॉन्सेप्ट, सिंपल सा एकदम। सवाल पढ़ो, है ना। पीवाईक्यू है 2010 पीएमटी में पूछा जा चुका है। क्या कह रहा है सवाल, सवाल कह रहा है कि 6 वेक्टर्स ए टू एफ, अलग अलग मैग्नीट्यूड, अलग अलग डायरेक्शन आपके सामने इंडिकेट की हैं, कौन दो मिलके एक तीसरा वेक्टर बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो मास्टर इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो बेटा इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं, इसका कॉन्सेप्ट है ट्राइंगल लॉ। क्या होता है मास्टर ट्राइंगल लॉ, हमने सुना है ट्राइंगल लॉ जीवन में कभी, ट्राइंगल लॉ सुना सुना सा लग रहा है मास्टर, सुना सुना तो नहीं लग रहा है ना, सुना सुना सा ही लगना चाहिए। वो ये कहता है कि दो वेक्टर्स ए और बी, दो वेक्टर्स ए और बी मिलके बना सकते हैं, मिलके बना सकते हैं तीसरा वेक्टर सी, यदि उनकी ओरिएंटेशन सेम सीक्वेंस में हो। क्या मतलब है मास्टर इस बात का, बताता हूं बेटा, करते हैं इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं ना। देखो हमने क्या लिख दिया, हमने लिखा कि ए और बी, देखो ये सेम सीक्वेंस में है, बिल्कुल है, ये टेल हेड, टेल हेड बिल्कुल, और ये अपोजिट सीक्वेंस में है। तो आपने कहा कि जो सेम सीक्वेंस वाले वेक्टर्स हैं उनका सम बराबर जो अपोजिट सीक्वेंस में वेक्टर लगा हुआ है, यानी ए प्लस बी को इक्वेट कर दिया हमने किससे, सी से, ए प्लस बी को हमने इक्वेट कर दिया सी से। अच्छा, क्या हमको ये पता है कि हम किसी वेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह बिना टिल्ट किए ले जा सकते हैं, बिल्कुल ले जा सकते हैं। वेक्टर की ओरिएंटेशन अगर मैं चेंज ना करूं, जैसे मान लो ये ए वेक्टर है ना, और ये बी वेक्टर है, तो मैं इस बी वेक्टर को यहां से उठा के धीरे से यहां टिका सकता हूं, टिका सकता हूं क्या,
बिल्कुल टिका सकता हूं। तो ये हमने बना दिया ए वेक्टर, ये हमने बना दिया बी वेक्टर, ये एंगल हमने बना दिया थीटा, और इनके बीच में जो वेक्टर था ना रिजल्टेंट, कहाँ खींचा था हमने, ये, बस ये अभी भी वही है, देखो जरा, ये अभी भी वही है। क्या है ये, क्या बता क्या रहा है, ये बता रहा है कि ए और बी का जो रिजल्टेंट होगा वो ए और बी के बीच में होगा। ए और बी का जो रिजल्टेंट होगा वो ए और बी के कहीं बीच में होगा। मतलब अगर आप एक बक्से पे एक फोर्स यहां लगाते हो, दूसरा फोर्स यहां लगाते हो, तो बक्सा कहां जाएगा, ना यहां जाएगा ना यहां जाएगा, इसके बीच में कहीं जाएगा। तो ये आपने बता दिया क्या, ये आपने बता दिया इसका रिजल्टेंट। अब देखो ये जो फंडा है, ये जो फंडा है, ये जो फंडा है, इसको कैसे अप्लाई करें इस सवाल में, आओ जरा समझें। क्या कभी ए, ध्यान से सुनना, और डी मिलके ई बना सकते हैं? क्या कभी ये वेक्टर, थोड़ा कॉमन सेंस की बात कर ले हम लोग, सिर्फ देख के आप लोग ऐसे सवालों को जज कर लेंगे, कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, प्री हिट होती है ऐसे सवाल। क्या ए और डी मिलके कभी एक वेक्टर यहां बना सकते हैं? सेंसलेस बात। क्या कभी बी और ई मिलके एफ बना सकते हैं? सेंसलेस बात। तो अब एक बार बस ऑप्शंस में नजर डालो। ऑप्शन में मुझको तो देखते से ही पता चल गया कि एक वेक्टर ऊपर की दिशा में, एक वेक्टर लेफ्ट की दिशा में, और ये हमारा खेल हो गया। मतलब D प्लस ई बराबर F बना सकता है, और ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि D कहाँ है, D यहाँ है, E कहाँ है, E यहाँ है, F कहाँ है, F ये रहा, F कहाँ है, F ये रहा, F ये रहा, ये है F। तो D प्लस ई मिलके, D प्लस ई मिलके F बना सकता है, ट्राइंगल लॉ। ठीक है, सिंपल सी बात है। लेकिन मास्टर अभी तो आपने अलग फॉर्मेट में बताया, अरे डी को उठा के यहां रख दो, अरे डी को उठा के यहां रख दो, ट्रायंगल लॉ का फॉर्मेट कंप्लीट हो जाएगा। ये डी, सॉरी ये ई और ये डी है, डी को उठा के यहां ले जाओ, ये बन गया डी। और एफ कहाँ है, ये बन गया एफ, ये लो, ये लो, ये बन गया एफ। सेम सीक्वेंस में कौन, डी और डी, डी और ई। अपोजिट सीक्वेंस में कौन, एफ। ये आ गया खेल, ये आ गया रिजल्ट। सिंपल है, जल्दी बोलो, चलो नोट कर लो सभी लोग। चलिए तो फिर अगले सवाल पे आते हैं, इसी बात पे तेज रफ्तार में अगला सवाल आपके सामने है ये। अब देखो ये अच्छा सवाल है क्योंकि इसमें दो वेक्टर प्रोडक्ट्स का एक साथ जिक्र हो रहा है। फॉलो लो पहले सवाल को, ए एंड बी आर टू वेक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। आपसे वैल्यू पूछी जा रही है इस पर्टिकुलर क्वांटिटी की, इस पर्टिकुलर क्वांटिटी की आपको वैल्यू देके रखी है, एक इक्वेशन देके रखी है, वैल्यू तो क्या, और आपसे थीटा की वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है, टू बी प्रिसाइज। अब क्या लॉजिक है भैया, लॉजिक ये है कि वेक्टर प्रोडक्ट जो होते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट जो होते हैं, बेहतरीन रिवीजन हो जाएगा आपका पूरी सीरीज के जरिए। बार बार सेम चीजें मैं लिख रहा हूं आपके सामने। वेक्टर प्रोडक्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर। स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग लिखते हैं डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट को लिखते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट, और वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग लिखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि ए डॉट बी की जो वैल्यू होती है ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और इसका फॉर्मूला आप लिखते हैं ए बी कॉस ऑफ थीटा। और क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी की वैल्यू आप लिखते हैं मॉड ए मॉड बी साइन ऑफ थीटा, और ए क्रॉस बी की वैल्यू पता की जाती है डिटर्मिनेंट मेथड से। बिल्कुल सही जवाब। यही लॉजिक हम यहां पे अप्लाई करेंगे, या हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करनी है तो ये बन गया मॉड ए मॉड बी साइन ऑफ थीटा बराबर √3 टाइम्स ऑफ ए बी, ए डॉट बी है ना, कॉस ऑफ थीटा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ए बी कैंसल आउट हो गए। यहां से आपको टेन थीटा की वैल्यू पता चली कितनी, √3। यहां से आपको टेन थीटा की वैल्यू पता चली कितनी, √3। तो टेन थीटा जब √3 होता है तो थीटा कितना होता है, थीटा 60 डिग्री होता है, थीटा 60 डिग्री होता है, π/3 होता है। तो चलिए इसी बात पे बातें बढ़ाते हैं आगे। सरल सा सवाल था। अगला सवाल आपके सामने है ये, दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं। अब मेरा मानना है कि लॉजिक आपको क्लियर है डॉट प्रोडक्ट का, आप तुरंत इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि सर यदि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनके डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू होगी 0। तो हम लोग लिख देंगे यहां पे 2i कैप प्लस 3j कैप
प्लस 8 के कैप, और इसका आप डॉट प्रोडक्ट लेने वाले हैं किसके साथ, 4 जे कैप माइनस 4 आई कैप प्लस अल्फा के कैप। अब यहाँ पे मुझे एक बार चेक करना होगा कि कहीं ये मिसप्रिंट नहीं हो गई है, आई और जे मिसप्रिंट तो नहीं हो गए। अगर हमारा सवाल आंसर मैच नहीं हुआ तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कोई मिसप्रिंट है, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, करते हैं अभी इसको। कितना बन जाएगा, आई डॉट आई की वैल्यू 1, तो ये बना -8। मैं आई और आई को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जे और जे को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये बन गया प्लस का 12, और ये बन गया 8 टाइम्स ऑफ अल्फा इक्वल्स टू 0। बहुत शानदार। क्या रिजल्ट आ रहा है, 8 अल्फा, और यहां पे माइनस, ये कितना बना +4, उधर जाके बना -4, और अल्फा की वैल्यू आ गई कितनी, अल्फा की वैल्यू आ गई कितनी, -1/2। तो -1/2 अवेलेबल है, तो सवाल उसने ऐसे ही फॉर्म करके दिया है कंफ्यूज करने के लिए, पहले जे दे दिया फिर आई दे दिया। चलिए, तो आंसर आपके सामने है, कोई बड़ी बात नहीं थी। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है ये, इफ अ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस एक्सप्रेशन देन द वैल्यू ऑफ सी की वैल्यू आपको पता करनी है। सबसे पहले तो ये लॉजिक क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है यूनिट वेक्टर का, कॉन्सेप्ट है यूनिट वेक्टर का। क्या होता है यूनिट वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन जो सिर्फ क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड यूनिटी, और रिप्रेजेंट क्या करता है, क्यों रिप्रेजेंट क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन। अच्छा, मतलब एक ऐसा वेक्टर जो कि सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने वाला है, जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी है, उसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। तो ये आता कैसे है, क्या लिखते हैं इसको हम लोग, जैसे मान लो कि एक वेक्टर मैंने लिख दिया ए वेक्टर, फॉर एग्जाम्पल 2i प्लस 3j प्लस 2k। अब मुझको ये बताओ कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैं कैसे निकालता हूं। सर, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप कुछ ऐसे निकालते हो, मॉड ऑफ ए क्या बन जाएगा, ये √a² प्लस b² प्लस c², 4 4 8, 8 और 9 कितने बन जाएंगे, 17। तो ये बन गया √17, है ना। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है भैया, यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी है। तो यदि मुझे इसका मैग्नीट्यूड 1 बनाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके खुद के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा, मैं इसके खुद के मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर दूंगा। तो यूनिट वेक्टर जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप से, ये बन जाएगा ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये बन जाएगा ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या बन गई, यूनिट वेक्टर की, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या बन गई, इसकी डेफिनेशन बन गई वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। बहुत शानदार। सिग्निफिकेंस क्या है, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, खासियत क्या है, मैग्नीट्यूड यूनिटी है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, मजा आ गया। अगला सवाल आपके सामने है, ये पढ़ लो जरा सवाल को, 0.5i 0.5 0.8j और c के वैल्यू ऑफ c आपको निकालनी है। अब इसका मैग्नीट्यूड आपको बनाना है 1। तो मैग्नीट्यूड होता क्या है, मैग्नीट्यूड होता है रूट ओवर 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। बहुत शानदार। ठीक है, स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ। 0.5 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 0.25/100 यानी 0.25, 0.64 प्लस c स्क्वायर इक्वल्स टू 1। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, है ना। तो c स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, c स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1 माइनस इन दोनों का सम कितना बन जाएगा, इन दोनों का सम बन जाएगा 5 और 4 9 और 6 और 2 8, 0.89। ठीक है, तो यहां पे से c की वैल्यू आपने लिख दी कितनी, रूट ओवर पॉइंट कितना बन जाएगा, इनको करो जरा,
1.00 माइनस 0.89, ठीक है, 10 में से 9 गए 1, 9 में से 1, ठीक है, 0.11। दिस इज द आंसर। आसान था लेकिन लॉजिक इंपॉर्टेंट है, था आसान पर लॉजिक इंपॉर्टेंट है, बढ़िया है, ठीक है, बढ़िया लॉजिक है, ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। आइए अब सवाल बढ़ाते हैं आगे, चर्चा बढ़ाते हैं आगे। अगला सवाल बेटा आपके सामने आ रहा है, अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने आ रहा है, मोशन इन अ प्लेन, जिसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो डिटेल में समझेंगे इसको भी, एक एक सवाल को विस्तार में तोड़ेंगे, मजे लेंगे, आनंद लेंगे एक एक सवाल के, है ना। और आप लोगों को क्या करना है, आपको अपने अपने मार्क्स जोड़ते चलने हैं। देखो अभी तक कितने सवाल हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो 6 4 24, 24 आउट ऑफ 24 पहले सेक्शन में आपके कितने आए हैं, लिखते चलो। अगला सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, अगला सवाल आपके सामने इनफैक्ट आ चुका है, पढ़ो जरा, मैं सामने पढ़ रहा हूं सवाल। 2 बुलेट्स, साइड में हट जाता हूं, 2 बुलेट्स आर फायर्ड हॉरिजॉन्टली, बड़ी अच्छी बात है, हॉरिजॉन्टली साइमल्टेनियसली टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम रूफ टॉप ऑफ 2 बिल्डिंग्स 100 मीटर अपार्ट एंड ऑफ सेम हाइट of 200 meter with the same velocity of 25 meter per second. When and where will the 2 bullets collide? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बेहतरीन, मजेदार मजेदार सवाल है। और कब पूछा, ये 2019 में ही पूछा हुआ है। चलो तो करते हैं इसको, है ना, पहले सिचुएशन बनाते हैं, पहले इस सवाल की सिचुएशन बनाते हैं, फिर इसका लॉजिक समझेंगे, फॉर्मूला समझेंगे और सॉल्व करेंगे। पहले मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं सवाल को, ये सवाल कह क्या रहा है, ये 2 बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, इन दोनों बिल्डिंग्स के बीच का सेपरेशन कितना है, इन दोनों बिल्डिंग्स के बीच का सेपरेशन 100 मीटर है, और ये दोनों बिल्डिंग्स की हाइट कितनी है, दोनों की हाइट 200 मीटर है, एच ले लेता हूं अभी मैं, 200 मीटर दोनों की हाइट है। आपने क्या किया, यहां से एक बुलेट फेंकी, यहां से भी एक बुलेट फेंकी, दोनों तरफ से एक एक बुलेट फेंकी, ठीक है, जाएगी 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 और जाके बीच में कहीं टकराएगी। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि किस समय पे, व्हेन एंड वेयर विल द बुलेट्स मीट, कब मिलेंगी और कहां मिलेंगी, किस समय मिलेंगी, कब मिलेंगी और कहां मिलेंगी, कितने हाइट पे मिलेंगी। बढ़िया सवाल है, इसको थोड़ा डिटेल में हम समझेंगे। अब देखो ये लॉजिक, इसमें मैं क्या लगाऊंगा, क्या सोच सकते हैं हम लोग सोच सकते हैं रिलेटिव मोशन के बारे में। एक बुलेट यहां से आ रही है, एक बुलेट यहां से आ रही है और बीच में जाके कहीं टकरा रही है, ठीक है, रिलेटिव से सोचेंगे हम लोग, ठीक है, रिलेटिव प्रोजेक्टाइल से सोचेंगे। तो 2 कॉन्सेप्ट्स मैं भी आपको बताने वाला हूं, रिलेटिव और प्रोजेक्टाइल, 2 कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताने वाला हूं अभी इसी स्लाइड पे। देखो सबसे पहले तो प्रोजेक्टाइल की कुछ बेसिक बातें रिकैप करवा दूं। जैसे मान लो कि आप प्रोजेक्टाइल करवाओ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, या आप करवा दो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, दोनों ही केसेस में क्या होता है, दोनों ही केसेस में क्या होता है, जरा ध्यान से सुनना। आपने अगर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, जिसको ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल कहते हैं, वो करवाया है, तो क्या होगा, आपने बॉडी को कुछ स्पीड दे दी यू किसी एंगल थीटा पे, तो आप इसके 2 कंपोनेंट्स ब्रेक करोगे, यू कॉस ऑफ थीटा और यू साइन ऑफ थीटा, हाँ या ना। बॉडी जाएगी जाएगी जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट तक जाएगी, आगे बढ़ेगी और गिर जाएगी, बॉडी जाएगी हाईएस्ट पॉइंट तक जाएगी, आगे बढ़ेगी और गिर जाएगी। अब इस पूरी प्रक्रिया में जो एक्स डायरेक्शन की स्पीड होती है वो रहती है कांस्टेंट। एक्स डायरेक्शन की जो स्पीड होती है बॉडी की वो रहती है कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉडी कांस्टेंट स्पीड पे चलेगी, ठीक है। वर्टिकल डायरेक्शन की बात करूं तो बॉडी पे हमेशा एक फोर्स लगता है mg, बॉडी पे हमेशा एक एक्सेलरेशन होता है नीचे की तरफ जिसको हम कह देते हैं g, ठीक है, बढ़िया बात है। यदि मैं बात करूं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की, तो अब इसमें क्या होता है, आपने बॉडी को कुछ वेलोसिटी देके फेंक दिया, बॉडी किसी भी इंस्टेंट पे है, तो वापस वही बात कि आपने बॉडी को स्पीड किस डायरेक्शन में दी है, आपने बॉडी को एक्स डायरेक्शन में स्पीड दी है, वाई डायरेक्शन में तो कोई स्पीड बॉडी के पास है नहीं, बिल्कुल नहीं,
जैसे जैसे बॉडी आगे बढ़ेगी उसके पास वाई डायरेक्शन की स्पीड आती जाएगी, गेन होती रहेगी, और एक्स डायरेक्शन की स्पीड रहेगी कांस्टेंट। एक्स डायरेक्शन की स्पीड रहने वाली है कांस्टेंट, वाई डायरेक्शन में स्पीड होती जाएगी गेन। वाई डायरेक्शन में स्पीड होती जाएगी गेन और एक्स डायरेक्शन में रहने वाली है कांस्टेंट। बढ़िया, अच्छी बात है। अब यहां पे जो हमको सिचुएशन दे रखी है, सुनना थोड़ा विस्तार में, है ना, दिल खोल के सुनना, बिल्कुल एकदम दिमाग सिर्फ एक ही जगह रखना। एक सवाल मजेदार है ये, है ना, काफी कुछ सिखाएगा ये सवाल। सवाल को सिर्फ सवाल की तरह ना देखो, कॉन्सेप्ट की तरह देखो। अब ये एक बॉडी को आपने फेंका, यहां से दूसरी बॉडी को आपने फेंका। आप मुझको ये बताओ कि यदि आपने बॉडी को फेंका है तो क्या होगा? तो ये इधर जाएगी, इस बॉडी को यदि यहां पे फेंका है तो ये इधर जाएगी और बीच में जाके कहीं पे मिलेगी, बीच में जाके किसी पॉइंट पे ये दोनों कोलाइड करेंगी, बिल्कुल करेंगी। अब ये जिस पॉइंट पे कोलाइड कर रही है वहां तक पहुंचने के लिए दोनों को मिलके कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है? बॉडी नंबर ए अपने घर से निकली, बॉडी नंबर बी अपने घर से निकली। अब इनको दोनों को मिलके कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है? इन दोनों को टुगेदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है? इन दोनों को मिलके एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करना है। समझ में आ रही है बात मैं क्या बोल रहा हूं? कि अगर ये टकराती हैं तो टकराने के पहले, पेन मार लिया हाथ पे अगर ये टकराती हैं तो टकराने के पहले एक्स डायरेक्शन में इनको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है? घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना है टकराने के पहले। चलो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि हॉरिजॉन्टल स्पीड तो हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है या नहीं रहने वाली है? आपने अगर इसको किस स्पीड से फेंका है, मैं कहता हूं यू स्पीड से फेंका है मैंने, तो इसको भी तो यू स्पीड से फेंका है। दोनों के लिए वाई डायरेक्शन की स्पीड 0 थी, तो दोनों को आपने जिस स्पीड से फेंका है टकराते समय उनके पास वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी आ जाएगी, लेकिन एक्स की तो कांस्टेंट रहेगी हमेशा, क्योंकि एक्स का एक्सेलरेशन 0 है दोनों के लिए। तो मुझको एक बात बताओ कि रिलेटिव वेलोसिटी होती क्या है? हम बात कर रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी की एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। किसकी? ए की बी के रिलेटिव बात कर लो, अब बात कर लो ए की बी के रिलेटिव या बी की ए के रिलेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मास्टर ये होता है यू ए माइनस यू बी। अब मुझे एक बात बता दो कि यू ए कितना है? यू ए कितना है? यू ए कितना देके रखा है आपको? यू ए आपको देके रखा हुआ है 25 मीटर पर सेकेंड। हमको अभी वैल्यू में नहीं रख रहा हूं, मैं यू ए को यू ले रहा हूं और यू बी क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में मैं उसको माइनस यू ले रहा हूं, ठीक है। यू बी को मैं माइनस यू ले रहा हूं, तो यू ए को मैंने ले लिया यू, यू बी को मैंने ले लिया माइनस यू, तो रिलेटिव कितनी आ गई? 2u आ गई। ये कॉन्सेप्ट है। टाइम कितना लगेगा? टाइम लगेगा रिलेटिव डिस्टेंस या रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द रिलेटिव स्पीड। इतना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड, यानी कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट x डिवाइडेड बाय 2u, इतना टाइम लगेगा। तो ये तो बड़ा ही डायरेक्ट सवाल बन गया कि मास्टर हमने इसको किस स्पीड से फेंका? 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हमने दोनों को एक दूसरे की तरफ फेंक दिया। अब ये कहां मिल रहे हैं? ये कुछ यहां मिल रहे हैं, इधर। तो टाइम कितना लग रहा है? टाइम लग रहा है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय इनकी रिलेटिव स्पीड, जो बन गई 25 + 25 50। तो क्या आंसर आया? आंसर आ गया 2 सेकेंड, ठीक है। 2 सेकेंड पे मिल रही हैं। अब दो ऑप्शंस ऐसे हैं जिनमें टाइम 2 सेकेंड देके रखा है। अगला सवाल उठता है कि कहां मिल रही हैं, किस हाइट पे मिल रही हैं। तो फिर से मैं कहूंगा कि लॉजिक अप्लाई करो। अभी आपने इसको ब्रेक किया पहले एक्स डायरेक्शन में, आपने चर्चा की है क्या? आपने कहा कि टाइम इक्वल टू रिलेटिव सेपरेशन डिवाइडेड बाय द रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव सेपरेशन डिवाइडेड बाय द रिलेटिव स्पीड। टाइम को आपने कहा रिलेटिव सेपरेशन डिवाइडेड बाय द रिलेटिव स्पीड, कहा ना, लेकिन किस डायरेक्शन में लगाई आपने? ये एक्स डायरेक्शन में। अब मैं बात कर रहा हूं वाई डायरेक्शन की।
तो मुझको बताओ कि अगर ये डिस्टेंस जो बॉडी ने ट्रैवल की है, इसको मैं कुछ y ले लूं, तो क्या मैं y डायरेक्शन में, लिख देता हूं अलोंग y डायरेक्शन, क्या मैं ये इक्वेशन लगा सकता हूं, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर? बिल्कुल सर लगा सकते हो। s को मैंने y लिख दिया, u हमारा 0 है, y डायरेक्शन का u 0 है, एक्सिलरेशन y डायरेक्शन में g डाउनवर्ड, और क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूं, g भी नीचे है तो प्लस माइनस की चिंता नहीं करनी है, इंटू टी स्क्वायर की वैल्यू रख दी 4, तो आंसर आया 20 मीटर ऊपर से 20 मीटर। तो नीचे से कितनी हाइट हो गई यार, अगर ऊपर से 20 मीटर है तो नीचे से कितनी हाइट हो गई, 80 मीटर हो गई, हाँ या ना? बिल्कुल। तो अब ये हाइट कहां से नाप रहा है, व्हेन एंड वेयर विल द टू बुलेट्स कोलाइड, लिखा हुआ एट अ हाइट ऑफ 20 मीटर, तो ये बात बोलना जरूरी है, गलत है। एट अ हाइट ऑफ 80 मीटर फ्रॉम, अच्छा एक मिनट, टोटल हाइट तो 200 थी ना, आई एम रियली सॉरी, मैंने टोटल हाइट 100 कंसिडर कर ली, आई एम रियली सॉरी। ये 200 है टोटल हाइट, और ऊपर से 20 है, तो बची कितनी नीचे, 180 बची, 180 बची, ठीक है, बिल्कुल सही, ये ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन है। एक्चुअल में हुआ क्या था कि मैंने हाइट को 100 कंसिडर कर लिया था गलती से, मुझे लगा कि टोटल हाइट 100 है, ऊपर 20 तो नीचे 80 बचता है ना, लेकिन टोटल 200 है, ठीक है। तो ये इतनी हाइट है 20 और इतनी है बेटा 180, और टोटल हाइट कितनी है, टोटल 200 मीटर की बिल्डिंग है ये। चलो बढ़िया, पूरा सवाल नोट डाउन कर लो। आज प्यास बहुत लग रही है यार, पता नहीं क्या हो गया। लिखिए बेटा जल्दी सभी लोग। चलो बहुत बढ़िया, तो बातें बढ़ा देते हैं आगे। अगला सवाल आपके सामने आ गया है, ये जरा पढ़ो सवाल को। ये भी एक अच्छा सवाल है, नीट 2019 में पूछा हुआ है, अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। अब इसमें पहले सवाल को पढ़ते हैं, फिर मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ, उससे रिलेटेड फॉर्मूले आपको बताता हूँ, और फिर इस सवाल को हम अप्रोच करेंगे। सवाल क्या कहता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज शॉट फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ लॉन्ग स्मूथ इंक्लाइन प्लेन kept at some angle with the horizontal, it can travel a distance x1 along the plane, but when the inclination is decreased to 30 degree, then the same object with the same velocity can travel x2, और x1 x2 का रेशियो चाहिए। सरल भाषा में कहूं तो ये क्या कंपेयर करने को कह रहा है, ये कंपेयर करने को कह रहा है कि भैया यदि आप एक ऑब्जेक्ट को फेंको, ठीक है, कहां फेंकना है, एक इंक्लाइन प्लेन से फेंकना है, अच्छी बात है। यदि आप किसी इंक्लाइंड प्लेन से एक ऑब्जेक्ट को फेंकते हो, कितने एंगल पे है ये प्लेन, ये प्लेन है 30 डिग्री के एंगल पे, ये प्लेन है 30 डिग्री के एंगल पे। तो क्या होता है, यहां पे से आपने एक ऑब्जेक्ट को फेंक दिया, इधर से आपने एक ऑब्जेक्ट को फेंक दिया, अब ये कितनी हाइट तक जाएगा ये कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग। अगर आपने इसको स्ट्रेट फेंक दिया, आपने कैसे फेंका है, आपने इसको सीधे धक्का मार दिया, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, आपने इसको धक्का मार दिया, गया 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 किसी पॉइंट तक जाके रुक गया। मान लो कि ये इस पॉइंट तक जाके रुका, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट गया, चल रहा है चल रहा है चल रहा है, अभी भी चल रहा है ना, ये चल रहा है चल रहा है चल रहा है, और यहाँ पे जाके रुक गया। तो हाईएस्ट पॉइंट की खासियत क्या होती है, मेरी बात ध्यान से सुनना, किसी भी मोशन से कंपेयर करूं मैं, कि एक जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूं कि हाईएस्ट पॉइंट की खासियत क्या होती है, क्या होता है हाईएस्ट पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट की खासियत क्या होती है, हाईएस्ट पॉइंट की खासियत ये होती है कि उस पॉइंट पे वेलोसिटी होती है 0, और वेलोसिटी 0 होने का मतलब क्या है कि बॉडी पलटती है, एक्सेलरेशन लगता है, एक्सेलरेशन कभी भी 0 नहीं होता, वेलोसिटी 0 होती है, याद रखना। अगर मैं नॉर्मल प्रोजेक्टाइल की भी बात करूं, अगर मैं सिंपली इस मोशन की बात करूं, ये बॉटल को मैंने ऊपर फेंका, तो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हुआ, हाईएस्ट पॉइंट पे बॉडी हल्की सी जाके रुकी 0.001 सेकेंड के लिए, फिर पलट के आई, तो जा रही है हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0, उसके बाद पलट के आएगी। हाईएस्ट पॉइंट की खासियत यह है कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होती है और बॉडी पलटती है, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट से बॉडी क्या करती है, पलटती है, लेकिन एक्सेलरेशन कभी भी 0 नहीं होता, हाईएस्ट पॉइंट पे एक्सेलरेशन नीचे ही लगता है। कितना है इस केस में, कितना है,
इस केस में एक्सेलरेशन कितना है, जी के बराबर है, जी डाउनवर्ड्स है, बिल्कुल है। अगर मैं प्रोजेक्टाइल की बात करूं, अगर मैं प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करूं, तो इस मोशन में भी, इस मोशन में भी, इस मोशन में भी हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो है। कौन सी? सर आपने इसको फेंका, अगर वेलोसिटी जीरो तो फिर आगे कैसे बढ़ गई? बेटा जब अपन प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं ना, तो इसको y और x दोनों में रिजॉल्व करते हैं। ऊपर जाने की टेंडेंसी खत्म हुई है, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे y डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो होगी, x की कांस्टेंट मेंटेन रहेगी प्रोजेक्टाइल में। एनीवेज वापस से डिस्कशन पे आते हैं। अब एक बार डिस्कशन शुरू होता है तो हम सारी ही बातें करना चाहते हैं, वो अंदर का हमारा फिजिक्स वाला पार्ट जाग जाता है बिल्कुल। तो इस पॉइंट पे क्या होता है, इस पॉइंट पे हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो है ऊपर की डायरेक्शन की। तो मैं सीधे ए से लेके बी तक की बात कर रहा हूं, ए से बी तक की बात कर रहा हूं मैं। ए से बी में क्या होगा, मान लो कि जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है इसको मैं कुछ एक्स लिख रहा हूं, इस लाइन के लॉन्ग बात कर रहा हूं मैं। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कि वी स्क्वेयर इक्वल्स टू यू स्क्वेयर प्लस टू ए एस। अब सवाल यह है कि इस लाइन के अलोंग एक्सिलरेशन कितना लग रहा है। अगर ये बॉडी है तो इस पे एक्सिलरेशन जी लग रहा है नीचे, बिल्कुल लग रहा है, लग रहा है ना। अगर ये बॉडी है, अगर ये बॉडी है, अगर ये ऑब्जेक्ट है, सुनना ध्यान से, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इस पे एक्सिलरेशन लग रहा है जी डाउनवर्ड्स, बिल्कुल लग रहा है, शाबाश। अब इसको करते हैं रिजॉल्व, इसको करते हैं रिजॉल्व। अगर ये जी है नीचे की तरफ, ये एंगल है थीटा, तो ये कंपोनेंट कितना बन गया, ये बन गया जी कॉस ऑफ थीटा। और इस दिशा में कितना बन गया, इस दिशा में कितना बन गया, इस दिशा में बन गया जी साइन ऑफ थीटा, जी साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो मोशन के अलोंग एक्सिलरेशन कितना है, रिजॉल्व करना आ गया सभी को। ये जो इक्वेशन हम लगा रहे हैं इसमें हम एक्सिलरेशन की वैल्यू कितनी रखेंगे बेटा, जी साइन थीटा रखेंगे। हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी कह दी आपने, जो भी वेलोसिटी यू है वो रख दो। एक्सिलरेशन कितना, देखो मोशन इस डायरेक्शन में है, एक्सिलरेशन नीचे की डायरेक्शन में है, इसलिए हम एक नेगेटिव साइन का यूज करेंगे। तो इसको हमने लिख दिया एक्सेलरेशन को जी साइन थीटा, और एस कितना है, एक्स लिख दिया इसको हमने कुछ, ये जो डिस्टेंस है इसको हमने लिख दिया एक्स। ठीक है बात। तो इस एक्सप्रेशन का यूज करेंगे, इस लॉजिक का यूज करेंगे और सवाल को सॉल्व करेंगे। देख लो एक बार पूरा लॉजिक क्लियर है आपको। आइए अब लौटते हैं सवाल पे। सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है कि आपने एक बार जो एंगल रखा है वो 60 डिग्री रखा है, और दूसरी बार आपने जो एंगल रखा है ना वो 30 डिग्री रखा है। एक बार आपने जो एंगल रखा है 60 डिग्री रखा है, और दूसरी बार जो एंगल रखा है वो 30 डिग्री रखा है। बहुत बढ़िया। आपको क्या करना है, आपको बात करनी है x1 और x2 की, आपको बात करनी है x1 और x2 की। इक्वेशन आपके सामने क्लियर है, इक्वेशन आपके सामने क्लियर है, वी स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। वी स्क्वेयर को आपने रख दिया जीरो, यू स्क्वेयर को आपने रख दिया कितना, अभी अभी कितना लिखा आपने, यू स्क्वेयर को आपने यू स्क्वेयर ही लिखा, एक्सेलरेशन को लिख दिया जी साइन थीटा इंटू एक्स। ठीक है, तो क्या एक्सप्रेशन बन गया, एक्सप्रेशन बन गया यू स्क्वेयर इक्वल टू 2g साइन थीटा इंटू एक्स, और x को आप लिख सकते हैं यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2g साइन थीटा। अब ये दोनों ही केसेस में ध्यान दीजिए, दोनों ही केसेस में मेरे भाई u कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, अंतर आएगा सिर्फ थीटा में। तो क्या डायरेक्टली आप ये कह सकते हैं कि x1 डिवाइडेड बाई x2 की वैल्यू होगी साइन थीटा 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा 1? क्या ऐसा आप कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, x1 बाई x2 साइन थीटा 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा 1। अब एक एंगल कितना है, एक एंगल 60 है, दूसरा 30 है, तो आप क्या लिख देंगे, आप लिख देंगे सीधे कि x1 बाई x2 साइन थीटा 2 यानी 30 यानी 1/2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा 1 60 √3/2।
ठीक है, 2 से 2 निपट गया, 1:√3 इज द आंसर, 1:√3 इज द आंसर। चलो बहुत बढ़िया, बातें बढ़ाते हैं आगे। चलो चलो चलो, अगला सवाल आपके सामने है ये, अगला सवाल आपके सामने है ये, द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम आर, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है रेस्पेक्टिवली, वेयर एक्स एंड वाई आर इन मीटर टी सेकंड। आपको निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। ये भी बढ़िया सवाल है, अच्छा लॉजिक है, नीट 2017 का अच्छा लॉजिक है ये। तो इस बात को थोड़ा सा डिकोड करेंगे। ये जो सवाल है ना, ये जान है 2 डायमेंशनल मोशन की, ये जान है 2D मोशन की, क्योंकि 2D मोशन में क्या होता है ना, कि बॉडी एक साथ 2 डायमेंशंस में बढ़ रही होती है। अब यदि मैंने आपको कह दिया कि x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया मैंने x, y भी जो है समय के साथ बदल रहा है, y कोऑर्डिनेट भी बदल रहा है, तो इससे क्या साबित होता है, इससे ये साबित होता है कि बॉडी के पास x डायरेक्शन में भी वेलोसिटी होगी, y में भी वेलोसिटी होगी। हो सकता है कि x में भी एक्सेलरेशन हो सकता है y में भी एक्सेलरेशन हो। तो अगर किसी बॉडी के पास मान लो कि x और y दोनों डायरेक्शंस में एक्सेलरेशन है, किसी बॉडी के पास x और y दोनों डायरेक्शंस में एक्सेलरेशन है, तो आप नेट एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? नेट एक्सेलरेशन आप ऐसे निकालेंगे, √ax² + ay², ऐसे निकालेंगे आप, ठीक है। ax कैसे निकालेंगे? ax आप निकालेंगे dvx/dt, x डायरेक्शन के फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, vx कैसे निकलेगा? सिंपली dx/dt। ay कैसे निकालोगे? dvy/dt, और vy कैसे निकलेगा? vy निकलेगा सिंपली dy/dt। फंडा क्लियर है? तो आओ उसको जरा अप्लाई करें, आओ जरा इस लॉजिक को अप्लाई करते हैं, है ना। x कोऑर्डिनेट देके रखा है आपको कितना बेटा, कर लो जरा तेज रफ्तार में, 5t - 2t²। y कोऑर्डिनेट कितना देके रखा है बेटा आपको? 10t। बहुत बढ़िया। वेलोसिटी कैसे निकालोगे? dx/dt, डिफरेंशिएट कर दो। वेलोसिटी कैसे निकालोगे? dx/dt कितना बन जाएगा ये? 5 - 4t। और यहां पे कैसे निकालोगे? ये vx मिला है आपको, ये क्या मिला? ये vx मिला है। vy कैसे निकालोगे? vy कैसे निकालोगे? बोलो जरा। vy मिलेगा dy/dt, और vy है 10, कांस्टेंट है। y डायरेक्शन की स्पीड आपको मिल गई कांस्टेंट, तो y डायरेक्शन का एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा? ay कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ax कितना आ जाएगा? x डायरेक्शन का एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा? 5 का डिफरेंशिएशन 0, ये सिंपली आया -4। कितना आया ये सिंपली आया आपके सामने -4। ओके कूल, ठीक है, इतनी बातें। ए नेट कितना बन गया? ए नेट आ गया सिंपली -4, क्योंकि y में तो है ही नहीं, तो आंसर आपने मार्क कर दिया -4 मीटर/सेकंड²। पता नहीं क्या हो गया यार, आज गला बहुत सूख रहा है बार बार, ज्यादा हैवी खाना नहीं चाहिए इसलिए। स्टूडेंट लाइफ के आपको कुछ फंडे बता रहा हूं मैं। मुझको ना अब बार बार क्या हो रहा है कि कॉफ़ी पीनी पड़ रही है, तो अभी देखो मैंने यहाँ पे कैंटीन से इतनी मग भर के कॉफ़ी मंगवा ली है। तो मैं भी जब पढ़ता था ना, तो कई बार बहुत ज़्यादा जब नींद वींद आती थी, तो मैं क्या करता था, मैं छत पे जाके बैठ जाता था खुली हवा में, गाने वाने सुनने लगता था। तो थोड़ा एक वो मोमेंट जो होता है ना, जिस समय पे दिमाग एकदम स्टक हो जाता है, उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। और आप अगर पढ़ रहे हैं तो 1.5 घंटे से ज़्यादा की सिटिंग एक साथ मत रखिए, उसके बाद 5-1 मिनट का ब्रेक लो और फिर वापस पढ़ने लग जाओ, एफिशिएंसी देखना आपकी बढ़ेगी। आओ ज़रा सवाल पढ़ते हैं, मज़ेदार सवाल है, बेहतरीन सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है ये, तुमको ना जीवन का आनंद आ जाएगा ये सवाल पढ़ के, और ऐसा सिखाऊंगा ये सवाल याद रखोगे तुम लोग। अ शिप ए इज मूविंग वेस्टवर्ड विथ अ स्पीड ऑफ 10 km/h and a ship B 100 km south of A is moving now northward with a speed of 10 km/h
द टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम्स शॉर्टेस्ट, वो समय जब इनके बीच का डिस्टेंस सबसे कम होगा। अच्छा, क्या फंडा क्या है इसमें मास्टर? पहले तो आप थोड़ा लॉजिक समझाओ, मैं लॉजिक समझाता हूं। मैं हमेशा पहले लॉजिक समझाने में भरोसा रखता हूं, ठीक है। अब देखो बात ऐसी है, फील करने वाली बात है थोड़ी सी। ये एक बस है, ठीक है मास्टर, और ये एक और गाड़ी है, ये एक और गाड़ी है। अब मैंने तुमको खड़ा कर दिया, अब मैंने तुमको खड़ा कर दिया इधर, ठीक है, और ये बस जो है ये रेस्ट पे है, सुनते चलना। और मैंने कह दिया कि बेटा तुम्हारी जो गाड़ी है वो पीछे जा रही है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और तुम खड़े होके इस बस को देख रहे हो, तुम खड़े होके इस बस को देख रहे हो। तो अगर तुम ये चलती हुई बस में से इस रुकी हुई बस को देखते हो तो तुमको ऐसा नहीं लगता कि तुम आगे जा रहे हो, तुमको लगता है कि ये बस पीछे जा रही है। लगता है नहीं लगता है? मैं खड़ा हूं, मैं पीछे जा रहा हूं दीवार को देखते हुए, मैं पीछे जा रहा हूं, मैं पीछे जा रहा हूं दीवार को देखते हुए, मुझको लग रहा है दीवार पीछे जा रही है। ओ अच्छा 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 अच्छा, बहुत बढ़िया। अब मान लो कि ये बस को मैं यहां खड़ा ना करके यहां खड़ा कर देता, इधर, सुनना है ना, इधर खड़ा कर देता, और मैं इधर जा रहा हूं, तो मुझको उस केस में भी ये इधर जाती हुई ही दिखती। लेकिन लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूं, मैं लेफ्ट जा रहा हूं, मुझको बस कहां पे जाती हुई दिख रही है? यहां जाती हुई दिख रही है। ये बस को खड़ा कर दिया, ये भी यहीं जाती हुई दिख रही है। लेकिन मान लो कि कल को ये जो बस है तुम्हारे लेफ्ट जाने पे, तुम्हारे लेफ्ट जाने पे ये बस ऊपर जब जाना शुरू कर दे, मतलब तुम तो उस डायरेक्शन में जा रहे हो, ये बस यहां चलना शुरू कर दे, और अब तुम्हें ऑब्जर्व करना है ये बस को, तो बस पता है कहां जाती हुई दिखेगी तुमको? फील करो, फील करो बात को। क्या कहा मैंने? तुम लेफ्ट में जा रहे हो, तुमको बस राइट में जाती हुई दिखेगी। दिखेगी कि नहीं दिखेगी? बिल्कुल दिखेगी, दिखेगी ना, बिल्कुल दिखेगी। दूसरी बात अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लो ये मैं हूं, ये मैं हूं, और मैं खुद ऊपर जा रहा हूं, मेरे सामने एक ऑब्जेक्ट है, वो मुझे कहां आता हुआ दिखेगा? दिस इज मी, मैं यहां पे लटक गया, ठीक है, दिस इज मी, मैं बैठ गया यहां पे और मैं ऊपर जा रहा हूं, मुझको सामने वाला ऑब्जेक्ट मेरी तरफ आता हुआ दिखेगा, मुझे ऐसा लगेगा कि वो मेरी तरफ आ रहा है। लेकिन इसी सिचुएशन में मान लो कि ये ऑब्जेक्ट अगर यहां पे भी चल रहा है, तो मैं क्या जज करूंगा? मैं ये जज करूंगा कि जो ऑब्जेक्ट है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, एक एक बात ध्यान से, दिस इज मी, मैं खुद चल रहा हूं, और अगर ऑब्जेक्ट रुका भी है तो भी वो मुझे मेरी तरफ आता हुआ दिख रहा है। लेकिन यदि ऑब्जेक्ट भी चल रहा है, ये मैं चल रहा हूं, ये मैं चल रहा हूं, मी मतलब मैं, और ये ऑब्जेक्ट चल रहा है किसी वेलोसिटी से, तो एक मोशन ऑब्जेक्ट का मुझे मेरे खुद की वजह से दिखेगा इस डायरेक्शन में, और एक ऑब्जेक्ट का खुद का मोशन है, मतलब ऑब्जेक्ट मुझे कुछ इस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा। बोलो ये बात चमकी कि नहीं चमकी? क्या बोला मैंने? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे भी होता, ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे भी होता, अरे रे रे रे, ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे भी होता, ध्यान से सुनना, काम की बात है, 10 बार रिपीट करूंगा, जब तक समझ में नहीं आएगी रिपीट करूंगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। ये मैं हूं, ये ऑब्जेक्ट है, मैं खुद चल रहा हूं, ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, मैं चल रहा हूं, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, लेकिन तब भी मुझको ऐसा नहीं लगता कि मैं चल रहा हूं, बल्कि मुझको ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्ट मेरी तरफ आ रहा है। किस वेलोसिटी से? जिस वेलोसिटी से मैं जा रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैं 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा हूं, तो मुझको लगेगा कि 10 मीटर पर सेकंड से ऑब्जेक्ट मेरी तरफ आ रहा है, रिलेटिव का फंडा। लेकिन अब मैंने ये कह दिया कि भैया 10 की स्पीड से ऑब्जेक्ट खुद लेफ्ट में जा रहा है, तो मैं इसकी रिजल्टेंट स्पीड कितनी कहूंगा? मैं इसकी रिजल्टेंट स्पीड कहूंगा 10, जो मुझे खुद को मेरे कारण दिख रही है, और 10 जो कि ऑब्जेक्ट की खुद की स्पीड है। इन दोनों का रिजल्टेंट कितना बन जाएगा? इन दोनों का रिजल्टेंट इतना बन जाएगा, इतना बन जाएगा, 10√2 बन जाएगा। किस दिशा में बन जाएगा? थीटा एंगल पे। थीटा निकाल सकते हो, 45 डिग्री के एंगल पे आ जाएगा। फंडा क्लियर हुआ क्या? फंडा क्लियर हुआ? तो बस अब इसको हम अप्लाई करेंगे, फंडे को हम अप्लाई करेंगे, मजेदार फंडा है, ठीक है। आओ जरा सवाल पढ़ो। अ शिप ए इज मूविंग वेस्टवर्ड, सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ बना देता हूं,
अच्छा सवाल लगता है मुझे ये, काफ़ी प्यारा सवाल, काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल लगता है ना। और ये कई बार पूछा जा चुका है नीट में, मेंस में। जैसे मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हमने बना दिया नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, बहुत बढ़िया। एक शिप है जो जा रहा है वेस्ट डायरेक्शन में, तो ये हमने दिखा दिया वेस्ट। और एक शिप है जो जा रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में, तो ये हमने दिखा दिया नॉर्थ। और दोनों की स्पीड आपको दे दी। अब मैं बैठ गया जाके, अब मैं बैठ गया, ये क्या है, अ शिप ए इज मूविंग वेस्ट एंड अनदर शिप बी इज मूविंग नॉर्थ, ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ। मैं बैठ गया जाके बी पे, मैं बैठ गया जाके बी पे। अब वही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर बी पे बैठ के मैं ए को देखता हूं, तो एक वेलोसिटी ए की खुद की है, एक वेलोसिटी ए की खुद की है, जो कितनी है, कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में यूनिट है, इसलिए मैं सिर्फ 10 लिख रहा हूं। और एक मेरे खुद के कारण मुझे दिख रही है, और वो भी मैं कितनी लिखूंगा, 10 लिखूंगा। तो मैं इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी कहां दिखाऊंगा और कितनी दिखाऊंगा? इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी में 10√2 दिखाऊंगा, इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी में 10√2 लिखूंगा, और 45 डिग्री के एंगल पे लिखूंगा। इस बात को थोड़ा फील करना पड़ेगा, थोड़ा फील करना। यदि ये आप हैं, यदि ये आप हैं, ठीक है, अगर ये आप हो, दिस इज यू, आप खुद बन जाओ। आप खुद चल रहे हो ऊपर और एक शिप जा रही है इस डायरेक्शन में, आपको शिप इस सफेद लाइन के अलोंग जाते हुए दिखेगी। तो मैं अब ऐसा कह देता हूं कि आपको मैंने रेस्ट पे खड़ा कर दिया इस जगह, और जो दूसरी शिप है वो मैं बना देता हूं सामने, जो दूसरी शिप है वो मैं बना देता हूं सामने। तो आपको ये शिप, आपको ये शिप इस डायरेक्शन में जाते हुए दिख रही है, इस लाल लाइन के अलोंग जाते हुए दिख रही है। आपको ये शिप, शिप भी बना लेता हूं, थोड़ी फील आ जाएगी आपको, है ना। ये जो नाव है ना, नाव, आप खुद एक नाव में हो, आप खुद एक नाव में हो, और ये दूसरी नाव इधर है, इधर दूसरी नाव इधर है। तो ये नाव आपको ऐसे जाते हुए दिखेगी, ये नाव आपको ऐसे जाते हुए दिखेगी इस लाइन के अलोंग। अब अगर आपको इस पॉइंट और इस लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो आप क्या करोगे? आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे। तो ये आपने ड्रॉप कर दिया परपेंडिकुलर, ओके। अब ये बता दो कि इनके बीच का सेपरेशन कितना है, इनके बीच का सेपरेशन कितना है, इनके बीच का सेपरेशन कितना है? 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर। क्या इस एंगल की चर्चा आप कर सकते हो? क्या इस एंगल की चर्चा आप कर सकते हो? क्या थीटा एंगल की चर्चा आप कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, 45 डिग्री। तो यदि एंगल 45 डिग्री, ये 100 किलोमीटर, तो ये एक्स डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हो? शॉर्टेस्ट सेपरेशन कैसे निकाल सकते हो? कैसे निकालोगे रे बाबा? बोलो रे बाबा। साइन थीटा लगा दो, साइन थीटा बराबर अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा कितना? 45, 1/√2 इक्वल टू एक्स बाय 100। तो 100/√2, 100/√2। पूछा क्या है आपसे? टाइम पूछा है। सेपरेशन कितना आ गया? यहां पे लिख देता हूं मैं, 50√2 किलोमीटर, 50√2 किलोमीटर, ठीक है। टाइम कितना लग जाएगा? अब अगर ये एक्स है तो ये साइड भी एक्स है, क्योंकि एंगल 45 डिग्री है। अब इस शिप को यहां से पहुंच के यहां तक आने में, शिप को ए पॉइंट से लेके पी पॉइंट तक आने में टाइम कितना लगेगा? टाइम को हम लिखेंगे डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। किस स्पीड से चल रही है? वो रिलेटिव स्पीड से चल रही है, 10√2 किलोमीटर पर आवर की। तो डिस्टेंस आपने लिख दिया x, ये x है, ये भी x है, बराबर है दोनों। और x आपने लिख दिया कितना? 50√2, ठीक है, किलोमीटर डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड 10√2। पहले ही कहा था कि किलोमीटर पर आवर में ही चल रही है बातें। तो रिजल्ट कितना आ गया? 5 आवर आ गया रिजल्ट। देखो कितना कम कैलकुलेशन था इसमें,
सवाल जितना लॉजिकल, सवाल जितना कॉन्सेप्चुअल, उसमें मगजमारी उतनी ही कम। पूरा दिमाग का गेम। एक बार फील कर लो, एक बार ड्रॉ कर लो, पूरा सवाल खट 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 खट, सारी चीजें। हमने डिस्टेंस ऑफ शॉर्टेस्ट, हमने क्लोजेस्ट सेपरेशन भी निकाल दिया है ना, हमने शॉर्टेस्ट सेपरेशन भी निकाल दिया, और हमने टाइम भी निकाल दिया। हमने टाइम भी निकाल दिया जब डिस्टेंस सबसे कम है, हमने टाइम भी निकाल दिया, एंगल भी निकाल दिया, रिलेटिव स्पीड भी निकाल दी, सब निकाल दिया। नोट करो। हो गया बेटा? डन 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 डन। हाँ प्यारो, हो गई इतनी बात क्लियर है? चलो कॉफी भी उठा ली अपन ने, चर्चा बढ़ाते हैं आगे। अगला सवाल आपके सामने है, ये पढ़ो जरा सवाल को क्या कहता है ये। 2014 का सवाल है। प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ विद अ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड at an angle theta with the horizontal. Another projectile fired from another planet. ओ हो, किसी दूसरे प्लेनेट पे जाके फेंक रहे हो। With a velocity of 3 मीटर पर सेकेंड। ओ हो, वो भी सेम एंगल पे। ओ हो। Follows a trajectory which is identical with the trajectory of the projectile fired from the earth. यार ये तो कॉन्सेप्ट आ गया एक और। ट्रेजेक्टरी सिखानी पड़ेगी अब, दिल नहीं मानेगा मेरा, सिखाता हूं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी सिखाता हूं, मजेदार इक्वेशन होती है ना। थोड़ा सा समय इस पर मैं डेडिकेट करूंगा। कॉन्सेप्ट आ गया, डायरेक्टली आगे बढ़ नहीं सकते, सिखा के ही आगे बढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट सीखेंगे फिर सवाल करेंगे। आओ जरा, क्या कॉन्सेप्ट है भैया? कॉन्सेप्ट है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टोरी। सबसे पहले तो ये ट्रेजेक्टरी होता क्या है? ट्रेजेक्टरी होता है रिलेशन। किस चीज का? किस चीज का? रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ मोशन। अगर एक पार्टिकल चल रहा है, अगर एक पार्टिकल मोशन कर रहा है, तो उसका एक्स और वाई डायरेक्शन में क्या रिलेशन होगा, यह कहलाता है ट्रेजेक्टरी। अब हम चर्चा कर रहे हैं किसके लिए? हम चर्चा कर रहे हैं किसके लिए? हम चर्चा कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। अब देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन में मान लो कि ये एक बॉडी को आपने किसी एंगल पे फेंक दिया। मान लो कि एक बॉडी को आपने किसी एंगल पे फेंक दिया। ये बॉडी है, इसको आपने यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फेंक दिया। ठीक, तो बॉडी जो है आगे बढ़ रही है। किसी भी मोमेंट पे अगर आप देखो तो बॉडी के पास एक्स और वाई डायरेक्शन दोनों में डिस्प्लेसमेंट है, दोनों में वेलोसिटी है, बिल्कुल है। अब हम ये कह रहे हैं कि यदि, सुनना, हमने ये कहा कि यदि किसी समय पे टी टाइम पे, किसी टाइम टी पे, एट एनी टाइम टी, यदि बॉडी के एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट एक्स है, तो वाई डायरेक्शन में बॉडी किधर है? वाई डायरेक्शन में बॉडी किधर है, ये हम पता करना चाह रहे हैं। तो हमने ये कहा कि चलो कोई नहीं, एक काम करते हैं, बॉडी के पैरामीटर्स को एक्स में अलग, वाई में अलग कर लेते हैं। तो मैंने कह दिया बॉडी के सारे पैरामीटर्स को हम लोग ब्रेक करते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम क्या लिख देंगे? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर मैं स्पीड की बात करूं, इनिशियल स्पीड की अगर मैं बात करूं, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी लिख देंगे हम लोग? u का कितना बन जाएगा? u cos ऑफ थीटा। और वर्टिकल डायरेक्शन में कितना बन जाएगा? u साइन ऑफ थीटा। अगर मैं एक्सिलरेशन की बात करूं, अगर मैं एक्सिलरेशन की बात करूं, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सिलरेशन कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। वर्टिकल डायरेक्शन का एक्सिलरेशन कितना आ जाएगा? g डाउनवर्ड्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा? g डाउनवर्ड्स, ठीक है। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, तो वाई डायरेक्शन में बॉडी ऊपर जाके नीचे आ जाती है, डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, लेकिन एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट मिलता है, जिसको हम रेंज कहते हैं।
अब बात यह है कि यदि मैं y डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखूं तो मैं लिखूंगा s, y डायरेक्शन में लगा रहा हूं मैं, y डायरेक्शन में लगा रहा हूं मैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ध्यान से सुनना, y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, u किस डायरेक्शन का, y डायरेक्शन का, t प्लस हाफ a किस डायरेक्शन का, y डायरेक्शन का, इंटू टी स्क्वायर। अब यू आई क्या है, इनिशियल स्पीड अलोंग y डायरेक्शन, इसको मैंने उठा के रख दिया u साइन थीटा। टाइम की वैल्यू को मैं खाली छोड़ रहा हूं, क्यों अभी पता चलेगा। एक्सिलरेशन कितना, g डाउनवर्ड्स, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है, एक्सिलरेशन नीचे है, इसलिए मैंने अगर इसको पॉजिटिव लिया तो g को मैं लूंगा नेगेटिव, g को मैं लूंगा नेगेटिव, g को मैं क्या लूंगा, g को मैं लूंगा नेगेटिव हाफ जी टी स्क्वायर। टी को भी मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूं, टी को भी मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूं और इस पर स्क्वायर आ जाएगा। ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी पता चलेगा। यहां पे टी आएगा, यहां पे भी टी आएगा। देखो बात ऐसी है कि पार्टिकल को आपने फेंका, जितनी देर में पार्टिकल ने एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया उतनी ही देर में वाई का भी ट्रैवल किया है। सेम समय पे बॉडी एक्स और वाई लोकेशन पे है। ऐसा नहीं हुआ कि पहले बॉडी ऊपर गई है फिर लेफ्ट में गई है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। 2 सेकंड में यदि बॉडी एक्स की डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है तो उन्हीं 2 सेकंड्स में उसने वाई का भी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है। ये बॉडी निकली 1 सेकंड 2 सेकंड, अगर 2 सेकंड पे बॉडी इधर है तो 2 सेकंड लगे हैं उसको एक्स डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करने में और 2 ही सेकंड लगे हैं वाई डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करने में। तो मैं टाइम को एक्स से भी रिलेट कर सकता हूं। कैसे कैसे, ये तो अभी मैंने वाई डायरेक्शन की बात की है ना, एक्स की तो अभी मैंने बात ही नहीं की। हम लिखेंगे डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम को हम लोग लिख देंगे x डिवाइडेड बाय यू एक्स। ठीक है, x और ux को लिख दिया आपने u cos ऑफ थीटा, ux को आपने लिख दिया u cos ऑफ थीटा, ux को क्या लिख दिया आपने, u cos थीटा। ये वैल्यू उठा के यहां पे रखते हैं, ये वैल्यू उठा के टाइम की, ये वैल्यू उठा के इधर और इधर रखते हैं। ये मैंने डेरिवेशन क्यों बताया, क्योंकि देखो नीट में एकदम कॉन्सेप्ट एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछने से रहे वो लोग। 2023 में नीट में एकदम फॉर्मूला बेस्ड तो सवाल नहीं पूछेंगे वो लोग, थोड़ा सा घुमाएंगे। अगर आपको ये रिलेशन पता है, आपको ये तरीका पता है, तो वो कैसे भी आपको घुमाएं आप कर लोगे उसको। ठीक है, ये सोल है, ये कॉन्सेप्ट है। तो क्या लिख दोगे आप यहां पे बेटा, आप लिख दोगे, आप क्या लिख दोगे, आप लिख दोगे, हाँ आप लिखोगे y इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। तो आपने लिख दिया u साइन थीटा, u साइन थीटा इंटू एक्स बाय यू कॉस थीटा इंटू एक्स बाय, एक सेकेंड, u से u कट गए, x बचा, टेन थीटा बचा, माइनस हाफ जी एक्स स्क्वेयर अपॉन यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। ये एक्सप्रेशन आ गया ट्रेजेक्टरी इक्वेशन का आपके सामने, ये एक्सप्रेशन आ गया आपके सामने ट्रेजेक्टोरी इक्वेशन का। एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से अगर आप एक्स टेन थीटा कॉमन निकाल लोगे तो ये 1 माइनस आर बन जाएगा। ठीक है, करके देख लेना। यार अभी हम लोग सवाल पे आते हैं। सवाल क्या कह रहा था, सवाल कह रहा था कि एक प्रोजेक्टाइल आपने अर्थ से फेंका और दूसरा किसी अलग स्पीड से, है ना, दूसरा किसी दूसरी स्पीड से सेम एंगल पे आपने फेंक दिया। आपको पता करना है एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या डिफरेंस आएगा, ये आपको पता करना है। अब इनकी ट्रेजेक्टरी सेम है, बात सुनना, इक्वेशन लिख देता हूं पहले ट्रेजेक्टरी की। y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वेयर अपॉन यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। बहुत बढ़िया, ये एक्सप्रेशन आपने लिखा है, ये एक्सप्रेशन आपने लिखा है
ट्रेजेक्टरी इक्वेशन का। अब आपको क्या बोला है, आपको बोला है कि एक ट्रेजेक्टरी की जो u है और दूसरी की जो u है उसमें डिफरेंस है, मतलब u एक पैरामीटर है जो चेंज होने वाला है। थीटा सेम रखा हुआ है आपने, थीटा सेम रखा हुआ है आपने, तो थीटा की चिंता आपको नहीं करनी है। अब क्योंकि ट्रेजेक्टरी आइडेंटिकल है तो y और x आइडेंटिकल है ना। अंतर किस में आएगा, सिर्फ अंतर u में आएगा, अंतर किस में आएगा, सिर्फ डिफरेंस सिर्फ u में आएगा, बाकी सारी चीजें एग्जैक्टली सेम है। तो क्या इस एक्सप्रेशन को देख के आप ये कह सकते हो कि इस एक्सप्रेशन में y में तो कोई बदलाव नहीं आएगा, x में बदलाव नहीं आएगा, थीटा में बदलाव नहीं आएगा, सिर्फ ये दो नमूने हैं जो कि चेंज होंगे। तो मतलब पूरी इक्वेशन के लिए बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, तो सिंपली g डिवाइडेड बाय u स्क्वायर है, ये रहने वाला है कांस्टेंट, क्योंकि बाकी सभी कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट सब कुछ कांस्टेंट है, तो ये भी क्या बचा, कांस्टेंट बचा। तो मैं क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा कि g1 बाय u1 स्क्वायर इक्वल्स टू g2 डिवाइडेड बाय u2 स्क्वायर। आपको क्या निकालना है, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट। g1 यानी अर्थ का 10 डिवाइडेड बाय g2 यानी उस प्लैनेट का, उसको g डैश कर देते हैं। u1 यानी अर्थ पे कितना 5 यानी 25 स्क्वायर इसका, और ये कितना बन गया, ये 9 बन गया। तो g डैश कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 90 बटा 25, कितना हो जाता है ये 55518, 18/5 ऐसा कुछ है, 18/5, 5 3 15, मतलब ये ऐसा कुछ ऑप्शन दिख रहा है। 3.5 कितना आ रहा है, नियरली 3.5 आ रहा है, लग तो ऐसा ही रहा है ना, लग तो ऐसा ही रहा है। अच्छा हम लोगों ने 10 ले लिया, ये 9.8 लोगे तो नियरली इतना मैच हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि लॉजिक पूरा क्लियर है। आंसर तो खैर देखो, हम लोग कभी आंसर फाइंड नहीं करते हैं, हम लोग लॉजिक पकड़ते हैं, आंसर झक मार के आता है और आ जाता है। आपने जी को, हमने जी को, इन्होंने 9.8 बोला था, हमने 10 ले लिया तो भी मैच हो गया, है ना। बस वो थोड़ा ध्यान दे दो तो और जल्दी हो जाता है। आइए अब अगले सवाल पे आते हैं। पढ़ो यार जरा, अगला सवाल पढ़ो, क्या कहता है ये। अ पार्टिकल इज मूविंग सच दैट इट्स पोजिशन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई आर 2,3 एट टाइम t equal to 0, 6,7 at t equal to 2 and 13,14 at t equal to 5. Average velocity from 0 to 5. Average velocity from 0 to 5. अब आप सिर्फ और सिर्फ हम बात कर रहे हैं फ्रॉम, कहां से कहां तक बात कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं फ्रॉम t equals to 0 to t equals to 5. इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या है t इक्वल टू 0 पे, 2i प्लस 3j, क्या है 2i प्लस 3j। और फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या है, फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या है 13i प्लस 14j। ये हैं इनिशियल और फाइनल पोजीशन वेक्टर्स, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको निकालनी है एवरेज वेलोसिटी। क्या होती है एवरेज वेलोसिटी, वो होती है नेट डिस्प्लेसमेंट यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वो होती है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम। तो इन दोनों को माइनस कर दीजिए, 13 में से 2 गए, 11 बचे, 14 में से 3 गए, 11 बचे, डिवाइडेड बाय द टाइम, टाइम कितना लग रहा है 5। तो ऐसा ऑप्शन हमको दिख रहा है 11/5 आई कैप प्लस जे कैप। नोट कीजिए बेटा तेज रफ्तार में सभी लोग, क्विक। चलो भाई बहुत बढ़िया, तो बातें बढ़ा देते हैं आगे। अगला सवाल आपके सामने आ गया है, ये रीड कर लो सवाल को। क्या कहता है, द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट द इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट की वेलोसिटी दे रखी है, आपसे फाइनल पॉइंट की वेलोसिटी पूछी है, ठीक है। एक ही लॉजिक मैं इसमें आपसे पूछूंगा कि आप मुझे एक बात बताइए, इतनी देर से जो मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं प्रोजेक्टाइल के बारे में, कि किस डायरेक्शन की स्पीड कांस्टेंट रहती है, किस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होता है,
और किस में नहीं होता है। बस मुझे इतना सा आप बता दीजिए, तो पूरा सवाल वहीं खत्म हो गया। मैं बोलता हूं कि सवाल शुरू होते ही खत्म हो गया। आप बस मुझे इतना सा बता दीजिए कि किस डायरेक्शन में स्पीड कांस्टेंट रहती है और किस डायरेक्शन में चेंज होती है। सर आपने अभी अभी बताया था कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की स्पीड कांस्टेंट रहती है। सर आपने अभी भी बताया था कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की स्पीड कांस्टेंट रहती है। और अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें, ये अगर मान लो इनिशियल वेलोसिटी u है, तो जो u का y कंपोनेंट है जिसको हम लिखते हैं u साइन ऑफ थीटा, उसके साथ क्या होगा, उसकी डायरेक्शन तो रिवर्स हो गई है। तो अगर ये ऊपर की डायरेक्शन में u साइन थीटा था तो यहां पे माइनस u साइन थीटा बन गया, क्योंकि ये नीचे की डायरेक्शन में आ चुका है। और जो x कंपोनेंट है जिसको आप लिखते हैं क्या, जिसको आप लिखते हैं u cos ऑफ थीटा, ये रहता है कांस्टेंट। u cos थीटा रहता है कांस्टेंट। x डायरेक्शन की स्पीड कांस्टेंट, y डायरेक्शन की हो गई चेंज। तो यार सिर्फ इतनी सी बात है कि एक्सप्रेशन देखो इनिशियल वेलोसिटी का, इनिशियल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन देखो, आप इसको लिख देंगे u cos थीटा, कॉन्सेप्ट सुन लो ध्यान से, आई कैप प्लस u साइन थीटा जे कैप। अब y, अब फाइनल वेलोसिटी क्या बन जाएगी, फाइनल वेलोसिटी क्या बन जाएगी, फाइनल वेलोसिटी को आप क्या लिख देंगे, cos थीटा तो एज इट इज है ही, u cos थीटा आई कैप तो है, बस y डायरेक्शन में प्लस का हो गया माइनस, माइनस u साइन थीटा जे कैप। तो जो एक्सप्रेशन आपको देके रखा हुआ है, जो एक्सप्रेशन आपको देके रखा हुआ है, क्या देके रखा हुआ है, 2i कैप प्लस 3j कैप, वो क्या बन जाएगा फाइनल वेलोसिटी का, 2i कैप माइनस 3j कैप। इतनी सी बात है। तो आंसर आ गया आपके सामने सी, और ये है आपके सामने कॉन्सेप्ट। यही बता दिया मैंने पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हम लोग कई बार इस ही सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। क्या इंपॉर्टेंट बातें नोट करने वाली कि एक्स डायरेक्शन की स्पीड रहती है कांस्टेंट, एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन होता है 0 और वाई डायरेक्शन में लगता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो होता है g डाउनवर्ड्स। ठीक है बेटे, चलो अगला सवाल आपके सामने आ रहा है। हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट की बात चल रही है, ठीक है। तो एक बार आपको ये फॉर्मूलेज भी मैं बता दूं। अगर किसी प्रोजेक्टाइल की आप चर्चा करते हैं, अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल की चर्चा करते हैं, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की चर्चा करते हैं, तो उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको याद होनी चाहिए कि यदि एक ऑब्जेक्ट को आपने u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिया, तो उसके लिए पहली बात जिसका हम डिस्कशन करते हैं वो होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या होता है टाइम ऑफ फ्लाइट? टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई g। कैसे निकालते हैं? हम चर्चा करते हैं इनिशियल पॉइंट से लेके हाईएस्ट पॉइंट तक की। हाईएस्ट पॉइंट की खासियत क्या होती है कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट होता है 0 और उसके पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी होती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी उसके पास बची होती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें रेंज की और मैक्सिमम हाइट की, ये है मैक्सिमम हाइट, ये है मैक्सिमम हाइट। तो एच मैक्स की अगर हम चर्चा करें, एच मैक्स के बारे में आप क्या लिख सकते हैं, कैसे निकालेंगे? आप इनिशियल और हाईएस्ट के बीच में वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा दीजिए। वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा दीजिए। हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी 0, हम बात कर रहे हैं वाई डायरेक्शन में, टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड। तो हाईएस्ट पॉइंट की वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में u साइन थीटा, तो ये बन गया u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा माइनस 2gh। तो एक्सप्रेशन कितना आ गया? एक्सप्रेशन आ गया u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। और तीसरी चीज आप निकालेंगे रेंज, जो हम लोग कैसे निकालते हैं रेंज? हम ऐसे निकालते हैं कि x डायरेक्शन की स्पीड सदा रहेगी कांस्टेंट इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। ये रहा टाइम ऑफ फ्लाइट, तो कितने बन जाएगी रेंज? रेंज बन जाएगी u स्क्वेयर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g, u स्क्वेयर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g। ठीक है, अब देखो जरा सवाल, अब देखो जरा सवाल, सवाल क्या कहता है? हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट
ऑफ अ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल, मतलब आर इक्वल टू दे दिया है आपको एच। ऐसा कब होता है, किस एंगल पे होता है? रेंज को आपने लिख दिया यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, और हाइट को आपने लिख दिया यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। ठीक है, तो ये g से g गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर गया, साइन 2 थीटा को आपने लिखा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वेयर थीटा। तो यहां से ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और टेन थीटा की वैल्यू आपको मिली कितनी? अच्छा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, सॉरी एक 2 डिवाइड में बचा हुआ है, आई एम रियली सॉरी, है ना, ये 2 बचा हुआ है, 2 2 बना 4। तो टेन थीटा आया 4, यानी थीटा आया टेन इनवर्स ऑफ 4। थीटा आ गया टेन इनवर्स ऑफ 4। ठीक, चलो बहुत बढ़िया, बातें बढ़ा दी जाएं आगे। अगला सवाल आपके सामने है ये, पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी आपको देके रखी है। ओ पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी आपको देके रखी है और एक्सेलरेशन देके रखा है, आपको स्पीड निकालनी है 10 सेकंड बाद। ये भी मजेदार कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आज तक हमने ये एक्सप्रेशन तो बहुत बार सुना है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, लेकिन कभी हमने इसको वेक्टर फॉर्म में अप्लाई किया है क्या? तो दो चीजें हमारे दिमाग में आती है, या तो हम डायरेक्टली वेक्टर फॉर्म में चीजों को रखें उठा के और फिर मैग्नीट्यूड निकालें। निकालना क्या है हमको इसकी स्पीड निकालनी है 10 सेकंड बाद, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। तो एक तरीका यह हो सकता है कि मैं लिख दूं v इक्वल टू यू, जो देके रखा है एज इट इज रखो, 3i प्लस 4j, ये u की वैल्यू रखी, प्लस a इंटू टी, ये a है ये t है, a में t मल्टीप्लाई किया तो ये बना 4i प्लस 3j। अब इनको मैं कर रहा हूं ऐड, 3i और 4i, 4j और 3j, तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 3 + 4 7 i प्लस 7 j। तो आप नेट वेलोसिटी कितनी बना दोगे? इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? √7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, कितना बन गया ये? 7√2। एक तरीका ये हुआ, सुनना ध्यान से, 7√2 एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका सुनो, दूसरा तरीका सुनो, क्यों ना हम डायरेक्टली इनके मैग्नीट्यूड्स निकाल लें पहले, क्यों ना हम डायरेक्टली इसके मैग्नीट्यूड्स निकाल लें। अगर ये इनिशियल वेलोसिटी है तो मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी कितना बन गया? वो बन गया √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये होता है 5, और मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन कितना बन गया? √0.3 स्क्वायर प्लस 0.4 स्क्वायर, है ना, तो ये कितना होता है? ये 0.5 होता है। अब यहां से आ रहा है क्या हमारा आंसर? ये तो गड़बड़ वाली बात है, ये तो थोड़ी गड़बड़ बात लग रही है। आ रहा है क्या? चेक करते हैं, देखें कितना आ रहा है हमारे पास। हमने लिखा v इक्वल्स टू यू प्लस a इंटू टी, यानी 5 प्लस एक्सिलरेशन कितना है? एक्सिलरेशन कितना है? 0.5, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, 0.5 इंटू टाइम कितना रख दिया आपने? 10। तो सर यहां से तो हमारा आंसर कुछ अलग ही आ रहा है। कितना आ रहा है ये आ रहा है 10। ओ हो, ये क्या पंगा हो गया? कोई एक्सप्लेन करेगा इस बात को, क्या गलती हुई है? ये पंगा क्या हुआ है? आपने लिखा इनिशियल वेलोसिटी, बहुत बढ़िया, इसका मैग्नीट्यूड मैंने लिख दिया। आपने कहा फाइनल वेलोसिटी, आपने कहा एक्सीलरेशन, बहुत बढ़िया, मैग्नीट्यूड हमने रख दिया उठा के। दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालते हो, आपने डायरेक्टली क्या लिखा है? √0.3 स्क्वायर प्लस 0.4 स्क्वायर। तो ये कितना आएगा? ये आएगा 5 डिवाइडेड बाय √10। ये आने वाला है, सॉरी 5 डिवाइडेड बाय √100, यानी कि 0.5। हाँ बेटा, एक सेकेंड, हाँ सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। क्या कह रहे थे हम लोग ये कह रहे थे कि हमने एक तरीके से तो निकाल लिया, अब दूसरे तरीके में हमको दिक्कत ये थी कि सर यहाँ पे से हमने जब मैग्नीट्यूड निकाला तो वो भी सही आया, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन में यहाँ पे कंफ्यूज हो गया था। तो एनीवेज हमने एक्सीलरेशन यहाँ से निकाला कितना? 0.3 स्क्वायर, 0.4 स्क्वायर, 0.5, और एक तरफ से आंसर आ रहा है 10 और एक तरफ से आपका आंसर आ रहा है कितना? एक तरफ से आपका आंसर आ रहा है 7√2। अब इसमें समस्या क्या है जरा वो समझो। आपने
आपने जब वेक्टर ट्रीटमेंट दिया, आपने जब इक्वेशन को वेक्टर ट्रीटमेंट दिया तब कोई दिक्कत नहीं आई, तब बिल्कुल सही बात थी। लेकिन यहीं पे जब आपने v को मॉड v ले लिया, u को मॉड u ले लिया, a को मॉड a ले लिया और t जब आपने ये किया तो दिक्कत हो गई, तो समस्या हो गई। बात यह है कि जब भी हम लोग इस इक्वेशन को लगाते हैं, जब भी हम लोग इस इक्वेशन को लगाते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जब भी हम इस इक्वेशन को लगाते हैं v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, है ना, हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन में। आप मुझको बताओ कि ये इक्वेशंस कौन सी हैं? क्या पढ़ा है हमने? हमने पढ़ा है इक्वेशंस ऑफ मोशन। किस तरह का मोशन? इक्वेशंस ऑफ, ये कौन सी इक्वेशंस होती हैं? रेक्टिलिनियर मोशन। इक्वेशंस ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, हाँ या ना? स्ट्रेट लाइन में बॉडी चलती है तब लगता है। अब आप मुझको ये बताओ कि आपने जो वेलोसिटी ली है, जो आपने वेलोसिटी ली है, इनिशियल वेलोसिटी 3i प्लस 4j, और आपने जो एक्सिलरेशन लिया है, आपने जो एक्सिलरेशन लिया है 0.3i प्लस 0.4j, क्या इससे ये जस्टिफाई हो रहा है कि बॉडी का मोशन स्ट्रेट लाइन है? क्या वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है? नहीं है। तो क्या आप मैग्नीट्यूड निकाल के करोगे तो सही आंसर आएगा? नहीं आएगा। वो कब आ सकता है? जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही हो। अगर सिंपली मुझको ये दिया होता कि इनिशियल वेलोसिटी 3 है, फाइनल वेलोसिटी समथिंग है, 4 है, एक्सेलरेशन निकालो, तब हम लोग लगा सकते थे इक्वेशन को। लेकिन सही तरीका क्या होगा? सही तरीका ये ही होगा। ओके, तो ये महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। आंसर क्या है? आंसर 7√2 है। 10 भी आंसर आता है और 10 ऑप्शन में अवेलेबल भी होता है, लेकिन ये गलत क्यों है? इस बात का क्लियरेंस होना जरूरी है ना? इस बात का क्लियरेंस होना जरूरी है कि हम इक्वेशंस हमेशा कब लगाते हैं? हमारे स्ट्रेट लाइन मोशन में लगाते हैं। चलिए, तो बातें बढ़ाते हैं आगे। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है। क्या कहता है अगला सवाल? हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है ना सर वहां पे? हेलो, जस्ट अ सेकेंड। हेलो, ओके, चलिए पढ़ो जरा सवाल को। थोड़ा सा इशू जा रहा है बेटा ऑडियो का, है ना? एनीवेज, चलो कंटिन्यू करते हैं। क्या कह रहा है सवाल? पार्टिकल ऑफ मास एम प्रोजेक्टेड विद स्पीड v मेकिंग 45 डिग्री एंगल विद हॉरिजॉन्टल व्हेन द पार्टिकल लैंड्स ऑन द लेवल ग्राउंड, द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम। देखो, अब इस तरह के सवालों में पहले क्या लॉजिक लगता है, क्या कॉन्सेप्ट लगता है, उसको हम समझ लेते हैं ताकि आपको डायरेक्ट इसका तरीका भी याद रहे। सुनना, ये मोमेंटम चेंज का तरीका है, मोमेंटम चेंज का फंडा है। जैसे मान लो कि एक बॉल चलते हुए आई, टकराई और टकरा के यहाँ पे निकल गई। क्या कहा मैंने? एक बॉल, एक बुलेट, कोई भी चीज आई, टकराई और टकरा के निकल गई। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग आने वाले और जाने वाले के बीच की चर्चा कर रहे हैं। ध्यान से सुनना। कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? मान लो कि एक बॉल आ रही है और टकरा के जा रही है। एक बॉल आ रही है, टकरा के जा रही है। तो m मास किसी u वेलोसिटी से चलता हुआ आ रहा है। ये एंगल को हम लोग थीटा ले लेते हैं, ये एंगल भी थीटा बन गया। m मास u वेलोसिटी से चलता हुआ जा रहा है। तो यदि m मास चलता हुआ आ रहा है तो आप इसके कंपोनेंट्स को कीजिए ब्रेक। कैसे ब्रेक किया आपने? यहां क्या कंपोनेंट बन गया? m u का cos थीटा, और ये क्या बन गया? m u का sin थीटा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब मान लो कि बॉडी सेम वेलोसिटी से निकली, सेम स्पीड से निकली, अपोजिट डायरेक्शन में, किसी और डायरेक्शन में, तो फिर से इसको हम रिजॉल्व करेंगे। ये बन गया m u का sin थीटा और ये अपोजिट डायरेक्शन में बना m u का cos थीटा। तो चित्र देख के ही आप बता सकते हैं, सिर्फ ये फिगर देख के आप बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं?
कि अगर हम चेंज इन मोमेंटम की बात करें, जो कि होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, जो कि होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो या तो आप इक्वेशन से निकाल लीजिए या तो डायरेक्ट चित्र देख के बता दीजिए कि क्या वाई डायरेक्शन में कोई मोमेंटम चेंज हुआ है, क्या वाई डायरेक्शन में, क्या वाई डायरेक्शन में कोई मोमेंटम का चेंज हुआ है, नहीं हुआ है। क्या एक्स डायरेक्शन में कोई मोमेंटम का चेंज हुआ है, बिल्कुल हुआ है। कितना हुआ है, इनिशियली एम यू कॉस थीटा था प्लस एक्स डायरेक्शन में, फाइनली एम यू कॉस थीटा बन गया माइनस एक्स डायरेक्शन में, तो चेंज हो गया टू एम यू कॉस थीटा। मतलब मोमेंटम का जो चेंज है ना वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में नहीं है। तो इनिशियल मोमेंटम की इक्वेशन को आप लिख सकते हैं एम यू कॉस थीटा आई कैप प्लस, प्लस नहीं, नीचे की डायरेक्शन में इसको माइनस लेंगे, एम यू साइन थीटा जे कैप। ये इक्वेशन आपने लिख दी इनिशियल मोमेंटम की। इसी तरह से फाइनल मोमेंटम की इक्वेशन आप क्या लिख देंगे, फाइनल मोमेंटम में ये माइनस एक्स डायरेक्शन में, तो आपने लिख दिया माइनस एम यू कॉस थीटा आई कैप, और ये तो माइनस डायरेक्शन में ही माइनस एम यू साइन थीटा जे कैप। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। तो अगर वेक्टर फॉर्म में आप लिखते हो तो कितना बन जाएगा, मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल, ये कितना बन जाएगा, इन दोनों को माइनस कर दीजिए, ये बन जाएगा माइनस का टू एम यू कॉस थीटा, डायरेक्शन आपने लिख दी माइनस का आई कैप, माइनस आई कैप, माइनस आई कैप, ठीक है, माइनस आई कैप इज द डायरेक्शन। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, है ना। और मैग्नीट्यूड की बात करो तो माइनस की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। चलिए, अब यही कॉन्सेप्ट है और यही सवाल है, करते हैं इसको अब हम सॉल्व। अब तो बड़े आसानी से हो जाएगा ये। क्या कहता है, ये पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी v मेकिंग एंगल 45 विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री बन रहा है। व्हेन द पार्टिकल लैंड्स ऑन द लेवल ग्राउंड द चेंज इन मोमेंटम इज गोइंग टू बी। ये पार्टिकल आ रहा है, पार्टिकल टकरा के जा रहा है, पार्टिकल आ रहा है, पार्टिकल टकरा के जा रहा है, ठीक है। तो पार्टिकल आ रहा है, पार्टिकल टकरा के जा रहा है, बहुत बढ़िया। ये एंगल थीटा ले लो, ये एंगल थीटा ले लो। चेंज इन मोमेंटम आप लोग डायरेक्टली कितना बता दोगे, देखो इस डायरेक्शन का तो चेंज होगा नहीं, इस डायरेक्शन का तो चेंज होगा नहीं, सिर्फ इस डायरेक्शन में चेंज होगा। इनिशियल नीचे, फाइनल ऊपर, तो चेंज को हमने लिख दिया टू एम वी कॉस थीटा। कॉस थीटा साइन थीटा में नहीं उलझना है, बोलो तो करके दिखा दूं। ये मान लो एम वी है, एम वी का साइन थीटा, एम वी का साइन थीटा, एम वी का कॉस थीटा, अपोजिट डायरेक्शन में एम वी का कॉस थीटा, इसलिए टू एम वी कॉस थीटा आया। तो टू एम वी बाई रूट टू यानी रूट टू एम वी। सी आ गया आंसर। क्या आंसर आ गया, रूट टू एम वी आ गया है सही जवाब, ठीक है। अगला सवाल पढ़ो, क्या कहता है अगला सवाल। टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय अ रिजिड रॉड ए बी। दो पार्टिकल्स को आपने रिजिड रॉड से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। रिजिड ही ले लेते हैं, ऐसा बना देते हैं, ठीक है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अब क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि द रॉड स्लाइड्स अलोंग द परपेंडिकुलर रेल एज शोन। अब ये रॉड ऐसे सरक रही है, ये रॉड सर 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 सरक रही है, ऐसे कुछ जो है ये ऐसे सरकते हुए नीचे गिर रही है, ऐसे आगे भी बढ़ती जाएगी, सरकती भी जाएगी, है ना। ये ऐसे जो है रॉड सरकते हुए नीचे गिर रही है कुछ, तो क्या होगा, द वेलोसिटी ऑफ ए टू द राइट इज 10 मीटर पर सेकेंड। यहां पे वेलोसिटी पॉइंट, इस पॉइंट की कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी, बी पॉइंट की वेलोसिटी आपने निकालनी है। ए पॉइंट की वेलोसिटी आपको देके रखी है, बी पॉइंट की वेलोसिटी आपको निकालनी है। आसान सवाल है, वैसे तो कंस्ट्रेंड मोशन का सवाल है, फिर भी इसके लॉजिक को हम समझते हैं। देखो मुझको बस एक बात बताइए आप
कि क्या आप ऐसा लिख सकते हैं कि x और y में क्या रिलेशन है? बिल्कुल लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं टेन एल्फा इक्वल्स टू वाई बाई एक्स। बहुत बढ़िया। अब ये सरकना शुरू हुई होगी, एंगल चेंज हुआ होगा, लेकिन हम जिस मोमेंट पे बात कर रहे हैं उस मोमेंट पे एंगल 60 डिग्री है। तो यदि मैं इस मोमेंट पे देखूं सिचुएशन को, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। टेन अल्फा की वैल्यू आपको पता है, टेन अल्फा की वैल्यू आपको अच्छे से पता है। पता है टेन 60 कितना होता है? 60 डिग्री पे कितनी वैल्यू होती है? √3 या 1/√3? आधे लोगों को इसी में दिक्कत होगी, देख लेना। आधे लोग बोलेंगे सर टेन 60 तो जो 1/√3 होता है। कुछ लोग √3/2 बोलेंगे, है ना। चलो एनीवेज, तो हम लोग क्या लिख देंगे? हम लोग लिख देंगे कि यार टेन 60 की वैल्यू हमको पता है। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं dy/dt से, ये तो कांस्टेंट है, ये बन गया dx/dt टाइम्स ऑफ टेन अल्फा, है ना। तो ये क्या बन गया? ये बन गया vy इक्वल्स टू vx। vx कितना है? 10 है, इंटू टेन अल्फा। टेन अल्फा कितना है? √3 है। तो आंसर आ गया 10√3। √3 की वैल्यू 1.7 होती है, इसलिए बेटे आंसर क्या मार्क कर दिया हम लोगों ने? आंसर हमने मार्क कर दिया 17.3। क्लियर है इतनी बात? आसान सवाल था। बातें बढ़ा ले आगे। चलो शाबाश, बातें बढ़ा देते हैं आगे। अब एक बढ़िया सा 2019 का मैं सवाल आपको बता रहा हूँ, रिवर बोट प्रॉब्लम पे। यहीं पे एक्सप्लेन करूंगा रिवर बोट प्रॉब्लम, है ना, और यहीं पे सॉल्व करेंगे सवाल को। तो देखो बात क्या है, बात कुछ ऐसी है कि यदि आप एक नदी को पार करना चाहते हैं, आप खड़े हुए हैं पॉइंट नंबर ए पे और आप पहुंचना चाहते हैं बी पे, ठीक है। ए से निकल के आप बी पे पहुंचना चाहते हैं, लेकिन बात ऐसी है कि नदी जो है वो चल रही है। किस स्पीड से चल रही है? वो अपनी खुद की कुछ गति पे वीआर स्पीड पे चल रही है। तो यदि आप एग्जैक्टली सीधे निकलते हो तो कभी सामने नहीं पहुंचोगे, कॉमन सेंस की बात है, आगे पहुंचोगे। तो अगर आप सामने पहुंचना चाहते हो तो आप क्या करोगे? आप किसी दूसरी दिशा में निकलोगे, आप कुछ यहां निकलोगे, आप कुछ इस तरफ निकलोगे। किस स्पीड से निकलोगे? लिख दिया मैंने आपकी स्पीड vm, वेलोसिटी ऑफ द पर्सन, और आप थीटा एंगल पे निकल गए। अब यदि आप एग्जैक्टली सामने पहुंचना चाहते हो तो कंडीशन ये है कि आपकी वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, जिसको आपने लिख दिया vm का साइन थीटा, ये बैलेंस होना चाहिए वीआर से। ये बैलेंस होना चाहिए वीआर से। तो आपने लिख दिया vm साइन थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू वीआर। ठीक है, एक कंडीशन बताइए आपको। अब पढ़ते हैं सवाल को। सवाल क्या कहता है? द स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, यानी वेलोसिटी ऑफ मैन आपको देके रखी है, स्पीड ऑफ द रिवर भी आपको देके रखी हुई है। रिवर फ्लो कर रही है किसी डायरेक्शन में, बंदा जो है वो नीचे खड़ा हुआ है और वो शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग जाना चाहता है, तो उसको कितने एंगल पे ट्रैवल करना पड़ेगा? ये है शॉर्टेस्ट पाथ, ये है शॉर्टेस्ट पाथ, तो इसे कितने एंगल पे ट्रैवल करना पड़ेगा? ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू आपने यहां से कितनी बता दी? साइन थीटा की वैल्यू आपने बता दी वीआर डिवाइडेड बाय वीएम, वीआर डिवाइडेड बाय वीएम। वीआर कितना देके रखा हुआ है? वीआर आपको देके रखा हुआ है वेलोसिटी ऑफ द रिवर 10 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ मैन 20, तो ये साइन थीटा आ रहा है 1/2, यानी थीटा बन जाएगा कितना? थीटा बन जाएगा कितना? 30 डिग्री। थीटा आ रहा है 1/2, साइन थीटा 1/2, तो थीटा 30 डिग्री। अब इसको 30 डिग्री कहां कहां मूव करना पड़ेगा? आंसर कैसे मार्क करोगे? 30 डिग्री तो आ गया, लेकिन कहां से मेजर कर रहे हो वो भी तो एक सवाल है? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। तो ये जो व्यक्ति है ना, इसको 30 डिग्री चलना पड़ेगा नॉर्थ से वेस्ट की तरफ। इसको 30 डिग्री चलना पड़ेगा नॉर्थ से वेस्ट की तरफ, या तो विद द फ्लो ऑफ द रिवर पूछो तो वो बन जाएगा 90 + 30 120 विथ द फ्लो ऑफ रिवर। इस फॉर्मेट में दिए होते हैं कई बार ऑप्शन, इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार। कितना बोला आपने? आपने कहा 30 डिग्री टुवर्ड्स दी वेस्ट ऑफ नॉर्थ,
या तो ऐसा कह लो कि 120 डिग्री फ्रॉम द फ्लो ऑफ रिवर। तो आपने लिखा 30 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री वेस्ट, इसको मैं और स्पेसिफाई कर रहा हूं, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है, और या तो इसी आंसर को ऐसे भी बोल सकते हैं कि 120 डिग्री फ्रॉम द फ्लो ऑफ रिवर, एंगल ऑफ 120 डिग्री विद द फ्लो ऑफ रिवर। ठीक है, तो इस बात को लिखिए, सब लोग नोट कीजिए जल्दी, क्विक। चलो बेटे, तो बातें थोड़ी बढ़ा लेते हैं आगे। अब अगला सवाल, अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने आ रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। तो पहला बेसिक फंडा आपके सामने है कि होता क्या है आखिरकार यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये कह रहा है कि अगर आप सर्कुलर मोशन की बात करें जो कि कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा है, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अगर आप बात करें, क्या होता है सर्कुलर मोशन? सर्कुलर मोशन ये होता है कि एक बॉडी अपनी कांस्टेंट स्पीड पे, मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूं, अगर नॉन यूनिफॉर्म की बात करूंगा तो स्पीड कांस्टेंट मेंटेन्ड नहीं रहेगी। ठीक है, तो एक बॉडी किसी स्पीड से सर्कल में घूम रही है। ठीक, सर्कुलर मोशन की हम बात कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है सेंट्रीपिटल फोर्स की, जो कि होता है mv² डिवाइडेड बाई आर। इस ही को आप लिख सकते हैं mr ओमेगा स्क्वायर। ये नेसेसरी फोर्स होता है। और यदि बॉडी के लिए ओमेगा कांस्टेंट है, एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है, तो मोशन आपका कहलाता है किस तरह का? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कैसा मोशन कहलाता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मोशन कहलाएगा यूनिफॉर्म अगर बॉडी का ओमेगा कांस्टेंट है, सेम स्पीड पे वो घूम रहा है ना। जैसे कि पंखे को चालू करके रख दो, घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा, ओमेगा कांस्टेंट है। लेकिन यदि ओमेगा बदल रहा है तो मोशन आपका कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कब? जब ओमेगा कांस्टेंट नहीं है। जब ओमेगा कांस्टेंट नहीं होगा तो क्या कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और उस सिचुएशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के साथ साथ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी लगेगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के साथ साथ आर ओमेगा स्क्वायर लिख दो या v² बाई आर लिख दो, इसके साथ साथ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा। और वो नेट एक्सेलरेशन आप कितना लिखोगे? ए नेट कितना लिखोगे? ए नेट लिखोगे √ सेंट्रीपिटल का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल का स्क्वायर। ठीक है, बेसिक बात है। अब देखिए सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है कि सर्कुलर मोशन है वो भी यूनिफॉर्म, तो ये क्या होगा? सिंपल हार्मोनिक होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा सिंपल हार्मोनिक। सिंपल हार्मोनिक क्यों होगा? टू एंड फ्रो मोशन होता है ऑसिलेटरी, छोटे एम्पलीट्यूड का, तब कहलाता है सिंपल हार्मोनिक। गलत। पीरियोडिक एंड सिंपल हार्मोनिक नहीं, नाइदर पीरियोडिक नॉर सिंपल हार्मोनिक नहीं। पीरियोडिक यस, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद मोशन खुद को रिपीट करेगा, लेकिन सिंपल हार्मोनिक नहीं होगा। टाइम पीरियड इसमें बॉडी का कांस्टेंट मेंटेन्ड होगा। इतनी जानकारी आपके पास ऑलरेडी है, तो आंसर आपने मार्क कर दिया क्या? डी, है ना? तुमने भी यही सोचा होगा। अगला सवाल पढ़ो जरा। पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस, देके रखा है, विद अ कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 80 एट द एंड ऑफ द सेकेंड रिवॉल्यूशन, द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, देखो बॉडी की स्पीड बढ़ रही है, सीधी सी बात है कि एक पंखा है, उसकी स्पीड बढ़ रही है, 2 रिवॉल्यूशन में उसकी स्पीड बढ़ गई, मतलब सेंट्रीपिटल के साथ साथ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वहां पे, है ना? बिल्कुल है। अब आपको देके क्या रखा हुआ है? आपको रेडियस देके रखा हुआ है। कितना देके रखा है? 20 डिवाइडेड बाय पाई मीटर देके रखा है। आपको और क्या देके रखा है? आपको वेलोसिटी एट द एंड ऑफ द सेकेंड रिवॉल्यूशन, मतलब फाइनल वेलोसिटी आपको देके रखी हुई है 80 मीटर पर सेकेंड, 80 मीटर पर सेकेंड। और कितने रिवॉल्यूशन हो गए? 2 रिवॉल्यूशन हो गए। कितने रिवॉल्यूशन हो चुके हैं? 2 रिवॉल्यूशन हो चुके हैं। आपको क्या निकालना है? आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना है। 2 रिवॉल्यूशन का मतलब थीटा कितना? 2 टाइम्स ऑफ 2 पाई यानी 4 पाई रेडियन का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो चुका है।
4 पाई रेडियन का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो चुका है। ए निकालना है, ठीक है, ए निकालना है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी हम लोग लगा सकते हैं, या s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकते हैं, या v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा सकते हैं। क्या लगा दें बताओ, क्या लगा दें, कितना बन जाएगा? चलो अगर मैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो वो कितना बन जाएगा? थीटा आपको देके रखा हुआ है, एक रिवॉल्यूशन का 2 पाई आर, तो ये बन गया 4 पाई आर। क्या बोला मैंने, फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाता है लीनियर? सर एक रिवॉल्यूशन का मतलब ये पूरा 2 पाई आर, तो 2 रिवॉल्यूशन का मतलब 2 पाई आर इंटू 2, मतलब कि 4 पाई आर। आर की वैल्यू तो हमको देके रखी हुई है, इतनी इतनी देके रखी है 20 बाय पाई, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, डिस्टेंस कितना आ गया लीनियर? 80 मीटर, 80 मीटर का लीनियर डिस्टेंस आ गया। v दे के रखा हुआ है, सिंपली इक्वेशन लगाओ, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as और आंसर निकालो। v स्क्वायर 80 का स्क्वायर 6400, u0 2 इंटू a इंटू s कितना दे के रखा है? 80 मीटर दे के रखा हुआ है, तो ये कितना बन गया? 0 से 0 कट गया, 8 8 जा 64, 40 40 40 40 40 आ गया आंसर, ठीक है, 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बातें बढ़ा देते हैं आगे। अगला सवाल क्या है? P इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ अ व्हील, P इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ अ व्हील, है ना। और व्हील क्या कर रहा है? व्हील घूम रहा है, समय का पहिया घूमता है, ये घूमता हुआ आगे बढ़ रहा है, घूमता हुआ आगे बढ़ गया। अब ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि बॉडी आगे बढ़ी, ठीक, रेडियस वगैरह देके रखा है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट व्हेन इट कंप्लीट्स हाफ रोटेशन, अब ये पॉइंट नीचे है, आधे रोटेशन के बाद ये टॉप पे पहुंच जाएगा, पी पॉइंट जो नीचे था वही पी पॉइंट ऊपर आ जाएगा। हमको पता है कि एक कंप्लीट रोटेशन में, हमको पता है कि एक कंप्लीट रोटेशन में 2 पाई आर डिस्टेंस होता है, तो आधे रोटेशन में पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल होगा, और इसको मैंने लिख दिया कितना? 2r। हमको क्या निकालना है? हमसे पूछा है नेट डिस्प्लेसमेंट, तो वो कितना बन जाएगा? वो इतना बन जाएगा। और ये कितना बन गया? पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। नेट डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं s लिख दूं तो s बन जाएगा √2r स्क्वेयर प्लस पाई आर स्क्वेयर, ठीक है। कैलकुलेट कर लो कितना बन जाएगा ये, r√4 प्लस पाई स्क्वेयर। ये आ गया आपके सामने सही जवाब, है ना। r तो 1 मीटर देके रखा हुआ है, तो सिंपली 4 प्लस पाई स्क्वेयर इज द आंसर। चलिए अगला सवाल। बॉडी इज रिल्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस, इट इज हैविंग एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 10, व्हाट इज द लीनियर वेलोसिटी? आपको रिलेशन पता है, v इक्वल टू आर टाइम्स ऑफ ओमेगा। आर आपको देके रखा है 20 सेंटीमीटर और ओमेगा देके रखा है 10, तो रिलेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड, जो कि है आंसर नंबर बी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, सिंपल सा आंसर। आखिरी सवाल, व्हेन मिल्क इज चर्न्ड क्रीम गेट सेपरेटेड ड्यू टू, सर्कुलर मोशन किसके कारण होता है? सेंट्रीपीटल फोर्स के कारण, जो कि रिक्वायर्ड होता है, लेकिन उसका स्यूडो जो कि बाहर की डायरेक्शन में चीजों को फेंकता है। मतलब अगर मैं किसी बॉडी को घुमाऊं, अगर मैं इसको ऐसे गोल 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 हाथ में लेके घुमाऊं, तो इसको घुमाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, लेकिन अगर मैं इसको छोड़ूं तो ये बाहर निकलने की टेंडेंसी रखता है। क्यों? क्योंकि इसके स्यूडो फोर्स के कारण, जो कहलाता है क्या? जो कहलाता है सेंट्रीफ्यूगल। तो आपको पता है कि यदि किसी भी बॉडी को हम सर्कल में घुमाने की इच्छा रखें तो हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स, जो होता है टूवर्ड्स द सेंटर। और वो जो ऑब्जेक्ट है, आप ऐसा कह सकते हो कि वो बैलेंस्ड कैसे है, वो टिका कैसे है? वो ऐसे टिका है कि उस पर पीछे की डायरेक्शन में लग रहा है एक स्यूडो, जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल
फ्यूगल, और दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर होते हैं, ठीक है। स्यूडो फोर्स है, इमेजिनरी फोर्स। चलिए, तो बेटा एक और ऑसम सेशन की समाप्ति हमने करी है। एक बेहतरीन सेशन अभी हमने खत्म किया। आपने बहुत बढ़िया साथ दिया, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई की। तो मैं चाहता हूं सबसे पहले एक बार आपके खुद के लिए क्लैपिंग कीजिए, वेरी नाइस। और इसी तरह से रोज पढ़ते रहिए। लेकिन जो मैंने स्टार्टिंग में बात कही थी कि मैं आपके रिस्पॉन्सेज देखना चाहता हूं चैट में, आपके मार्क्स देखना चाहता हूं कि आपके कितने आए हैं मार्क्स इस सेशन में। तो +4 -1 करके इसके मार्क्स, इस सेशन के मार्क्स मुझे बताइए प्लीज, ठीक है। इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज डू दिस, ओके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ हमेशा है, हमेशा थी, हमेशा है और हमेशा बनी रहेंगी। अभी हमें बहुत सारी चीजें करनी है। पहले रिकॉर्डेड सेशंस आएंगे, उसके बाद हम मैराथन्स करेंगे, लाइव यहाँ पे पूरा पूरा सिलेबस खत्म करेंगे। आपके एग्जाम के एक दिन पहले तक, एंड मोमेंट तक मैं आपके साथ हूं। आप बस एनर्जी बनाए रखिए। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। ओके, टाटा, बाय, थैंक यू, टेक केयर।